बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप देख रहे हैं प्रोग्राम सिटी 10 और मैं हूं आपकी मेज़बान अना यूसुफ। इस दुआ और इस उम्मीद के साथ कि अल्लाह ताला हम सबके लिए आसानियां पैदा करे और हमें आसानियां बांटने की तौफीक अता फरमाए। आज के प्रोग्राम का बाकायदा आगाज़ कर लेते हैं और आगाज़ में एक छोटा सा मैसेज आपको देना चाहेंगे। अक्सर हम देखते हैं हम बहुत सारे काम, बल्कि मैं खुद भी जल्दी जल्दी निपटाने की कोशिश करते हैं कि जल्दी से हम ये काम कर लें, उसके बाद ये कर लेंगे, उसके बाद ये कर लेंगे। तो समटाइम ऐसा होता है कि जल्दी में आपके काम ख़राब हो जाते हैं। तो कोशिश ये कीजिए कि काम खुश उसलूबी से सर अंजाम दीजिए, टाइम पे मुकम्मल कीजिए, क्योंकि जल्दबाजी का काम शैतान का होता है। जब आप हौसले से काम करेंगे तो उसके रिजल्ट्स भी अच्छे आएंगे। प्रोग्राम का पहले सेगमेंट की तरफ चलते हैं, जान लेते हैं शहर का मौसम कैसा रहेगा। जुनेद रियाज ने हमें ज्वाइन किया। जुनेद बताइएगा, आज से बारिशों की पेशगोई की जा रही थी, मौसम आज शहर का कैसा है और प्रेडिक्शन क्या है? बारिशें क्या मुसलसल होने वाली हैं? क्या प्रेडिक्शन की जा रही है? जी, लाहौर शहर के मौसम की अगर बात की जाए तो महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मतला अबर आलूद रहने का इम्कान है। और आज महकमा मौसमियात ने दोपहर के वक्त में जो है वो शहर के मुख्तलिफ मकामात पर तेज़ हवाओं के साथ बारिश होने का इम्कान जो है वो ज़ाहिर किया है, जिससे दर्जा हरारत में भी मामूली कमी देखी गई है। और आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत जो है वो 32 डिग्री सेंटीग्रेड तक जाने का इम्कान है, जबकि सुबह के वक्त कम से कम दर्जा हरारत जो है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह अगर हवा में नमी के तनासब की बात की जाए तो सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब 87% रिकॉर्ड किया गया, जबकि सुबह के वक्त हवा में नमी का तनासब 87%, जबकि शाम के वक्त जो है हवा में नमी का तनासब 76% तक जाने का इम्कान है। और आज हवाएं जो हैं 15 से 20 किलोमीटर फ़ी घंटा की रफ्तार से चलती रहेंगी। और मतला अबर आलूद रहने की वजह से दोपहर के वक्त जो है वो शहर में तेज़ हवाओं के साथ जो है वो बारिश का इम्कान भी ज़ाहिर किया गया। और महकमा मौसमियात ने जुमेरात के रोज़ और जुमे के रोज़ भी शहर का मतला अबर आलूद रहने की वजह से शहर में बारिश होने के इम्कानात जो हैं वो जाहिर किए हैं। ठीक है जी, अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में हल्की बारिश का सिलसिला जारी है। प्रेडिक्शन भी की जा रही है कि आज बारिश होगी वक्फे वक्फे से शहर के मुख्तलिफ इलाकों में, और मुख्तलिफ इलाकों में इस वक्त भी हल्की बारिश हो रही है। थैंक यू सो मच जुनेद, मौसम की सूरत हाल से आप हमें अपडेट कर रहे थे। आगे बढ़ते हैं, शहर की सूरत हाल जान लेते हैं, टॉप स्टोरीज की तरफ जाएंगे। पहली खबर हमारे पास क्या है मैं आपको बताऊंगी। जनूबी पंजाब में सेक्रेटेरिएट के लिए 15 महकमे अफसरान और मुलाजमीन को डबल तनख्वाह मिलेगी। बुज़दार सरकार की पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिसी, लाहौर के अस्पतालों के दरवाजे दीगर शहरों के लिए बंद। स्कूल्स के लिए एसओपीज तैयार, बगैर मास्क बच्चों का दाखिला बंद। और सिटी 42 की खबर पर पुलिस की दौड़ें लग गई। कैनाल रोड पर नशइयों की मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन, 30 गिरफ्तार। जी तो नाज़रीन, टॉप स्टोरीज आपने जान ली, डिटेल में डिस्कस करेंगे। स्टूडियो में हमारे साथ हमारे सीनियर रिपोर्टर दुर्रे नायाब मौजूद हैं। अस्सलाम वालेकुम दुर्रे नायाब, क्या हाल चाल है आप? अल्लाह का शुक्र, आप सुनाइए। अल्लाह ताला का शुक्र है। पहली खबर की तरफ जाएंगे और पहली खबर हमारे पास है जी, जनूबी पंजाब सेक्रेटेरिएट के लिए 15 महकमे अफसरान और मुलाजमीन को डबल तनख्वाह मिलेगी। क्या कहेंगे दुर्रे नायाब? पहली खबर ही बहुत बड़ी खबर है, बहुत बड़ी खबर है। अब फिर वही बात है कि बात माजी की जाए तो बहुत ज़रूरी होती है, क्योंकि समझने वालों को आसानी होती है। बिल्कुल। आप शहबाज शरीफ साहब की गवर्नमेंट देखते थे तो निके कल्चर को फ्लो किया जाता था और हमेशा कोशिश की जाती थी कि जूनियर अफसर को लगाया जाए, चाहे वो डिप्टी कमिश्नर के ओहदे पे लगे, चाहे वो किसी सेक्रेटरी के ओहदे पे लगे। बल्कि माजी में तो ऐसी मिसालें भी मिली हैं कि ग्रेड 17 और 18 के बंदे सेक्रेटरी तक लगते रहे। ऐसे ही है, बिल्कुल। और उसका मतलब ये होता था कि जो बंदा जितना जूनियर अफसर होता है उसके अंदर मज़ाहमत जो हुकूमत के साथ होती है, उनके गलत फैसलों की, गलत पॉलिसियों की, वो बहुत कम होती है। दूसरा उसका फ़ायदा ये होता है कि जब चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ द प्रिंस उसको ज़ोर ज़बरदस्ती देकर कोई काम कहता है तो वो ताबेदारी के हसूल के लिए मनोअन वो काम कर देता है और ये नहीं सोचता कि इस पर स्टेट का क्या नुकसान है, इसमें पॉलिसी का क्या नुकसान है और इसमें सरकार का क्या नुकसान हो रहा है। तीसरा उसमें यह होता है कि छोटे मोटे जायज़ नाजायज़ काम तो हर एक को कहा जाता है। हर हुकूमत में उनके रिश्तेदारों, दोस्त या सारे होते हैं, उनके काम शाम करने के लिए भी ऐसे अफसरों को तरजीह दी जाती है। यहाँ पे सिस्टम कुछ उलट है। यहाँ पे बंदे ग्रेड वाइज मेरिट पे तो लगाए जा रहे हैं, अच्छे अफसर भी लगाए जा रहे हैं, दरमियानी शोहरत के अफसर भी लगाए जा रहे हैं और बहुत ही कुछ कम दर्जे शोहरत के अफसर भी लगाए जा रहे हैं। लेकिन किया क्या जा रहा है कि उनको मुख्तलिफ तरीक़ों से
एडमायर किया जा रहा है, मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको नवाजा जा रहा है, मुख्तलिफ तरीक़ों से उनको अपनी तरफ मरगूब किया जा रहा है कि जी ये सरकार की तरफ आएँ और सरकार इनको अंडर अब्लाइज करके इनसे अपने मतलब के काम और अपने मतलब की पॉलिसीज़ और दीगर चीज़ें निकाल सके। मैं इस चीज़ को इसी तरह देखता हूँ कि जनूबी पंजाब में सबसे पहले आप उनको 1 साल कम से कम या 6 महीने का ग्रेस पीरियड दें। फिर ग्रेस पीरियड देने से आप ये देखें कि जनूबी पंजाब में जो टास्किंग थी, जिसके अंदर पुलिस कल्चर था, ब्यूरोक्रेसी का कल्चर था, एजुकेशन थी, आपके मसाइल थे जनूबी पंजाब के अंदर, तालीम सेहत के मसाइल थे, गवर्नेंस के मसाइल थे, उसको आप जो है वो तरजीह देने के साथ देखें कि अब रिजल्ट्स क्या है। रिजल्ट्स अगर मिलते हैं तो आप बिल्कुल उनको इंसेंटिव दें। आखिर वो एक जनूबी पंजाब दूर दराज जो ज़िलों में बैठे हैं अफसरान, जाके एक कोने पे बैठे हैं सूबे के, तो उनको आप एडवांटेज दें। लेकिन इसके साथ देखें कि एडवांटेज देना भी क्यों है। आप हाउस रेंट ले रहे हैं, आप एग्जेक्टिव अलाउंसेस ले रहे हैं, आप जो दूर दराज इलाकों में सर्विंग के अलाउंसेस हैं वो भी ले रहे हैं, आप यूटिलिटी अलाउंस के मद में भी जो पैसे हैं वो भी ले रहे हैं। इसके अलावा जितने भी अलाउंसेस मिला के आपकी तनख्वाह तो ऑलमोस्ट डबल होने के करीब हो जाती है, जो बेसिक है। बिल्कुल ऐसे। अच्छा, इसके बाद ये पैसे देने के बाद उनको इजाफी तनख्वाहें, उनको मराद देने के बाद भी अगर आपको रिलीफ ना मिले और अगर आवाम को उसी तरह ही जलीलो खार होना पड़े जिस तरह वो पहले माजी में होते रहे हैं, इस सबका कोई फायदा नहीं। फिर नजर आ रहा है कि आप सिर्फ और सिर्फ उनको नवाजने के लिए ये काम कर रहे हैं, और ये नवाजने की पॉलिसी नहीं होनी चाहिए। ये माजी में भी रही है हुकूमतों में, और बाबुओं का बेड़ा गर्क इसी में भी इस चीज को तनकीद का निशाना बनाया गया। अब भी बिल्कुल सही कहा आपने, ये लोग करते थे और अब भी मकसद सिर्फ और सिर्फ नवाजना ही नजर आ रहा है। अब इसके रिजल्ट्स क्या होंगे पूछा जाए इनसे, पूछा जाए कि ऐसी कौन सी खिदमत 1 महीने के अंदर इन्होंने दे दी हैं कि इनको जो है आप अलाउंसेस भी दे रहे हैं, तनख्वाहें भी डबल कर रहे हैं, बजाय कि आप कोरोना में फ्रंट लाइन पे काम करने वाले उन पैरामेडिकल स्टाफ, डॉक्टर्स के साथ जो वादे आपने किए वो पूरे करें। आप वो नहीं कर रहे, आप दूसरी तरफ चल पड़े हैं कि जिन लोगों ने अभी परफॉर्म भी नहीं किया, जिन लोगों ने अभी अपनी अपॉइंटमेंट्स लेने के बाद कोई ना पॉलिसी बनाई, ना कुछ काम सीधा किया, ना कोई उसके बाद उसके रिजल्ट्स देखने को आ रहे हैं। भाई किस देखें, इनाम तो किसी बुनियाद पे दिया जाता है ना, किसी बुनियाद पे दिया जाता है। जब कोई रिजल्ट्स ही नहीं है तो फिर इसको सिर्फ और सिर्फ नवाजना कहा जा सकता है। आपको कह दिया जाए कि जी आज आप एंकरिंग छोड़ के आप खबरें पढ़ना शुरू कर दें और हम आपको इजाफी तनख्वाह दे देंगे, तो इस तरह तो थोड़ी चीजें होती हैं। बजाय कि आप इतना अच्छा परफॉर्म अगर 1 साल से कर रही हो, आपकी परफॉर्मेंस देखते हुए वो कहें जी कि हाँ आज आपने अच्छा परफॉर्मर, हम इसको एक्नॉलेज करते हैं और हम आपकी तनख्वाह में इजाफा करते हैं, अलाउंस देते हैं। ये पॉलिसी हमेशा से तनकीद की जद में रही है, और इसको देखते ही जो अलाइंड महकमे होते हैं, जिसकी मैं हमेशा मिसाल देता हूँ कि LDA के अफसरान ने भी, आपको याद है कि कोरोना में अलाउंसेस लेने शुरू कर दिए थे, बिल्कुल ऐसे ही और कोरोना अलाउंस के नाम पे डबल तनख्वाहें लेनी थी, जो बाद में महकमा फाइनेंस ने नोटिस लिया और उसके बाद रिवर्स करवाया उसको, जब हमने ये खबर दी थी। तो ये फिर देखा देखी बड़ों को देख के छोटे इदारे भी इस राह पे चल पड़ते हैं। बिल्कुल ऐसा ही है, नवाजने वाला ये सिस्टम जो है इसी तरह से चलता रहता है और कोई पूछने वाली नहीं। खैर फाइनली अगली खबर की तरफ जाएंगे। कमिश्नर लाहौर की तैनाती करीबन 1 माह का अरसा हो गया था, ये सीट खाली थी, DC के पास चार्ज था। तो दुर्निया मुझे बताएगा कुछ मामलात अब इससे बेहतर होंगे, और फिर जो ऑफिसर तैनात हुए हैं जुल्फिकार अहमद घुम्मन, क्या कहेंगे आप? देखें, ये बड़े सीनियर अफसर हैं और ग्रेड 20 की सीट पर ग्रेड 20 का अफसर लगाया है। चलें, ये तो बहुत खुशाइन बात है। मैंने ये पहले भी जिक्र किया कि ऐसा होता था कि ग्रेड 17-18 के लोग भी, लेकिन हमारे शहर के मामलात जो हैं बहुत एक्टिव कमिश्नर की जरूरत है। अब हालात ये हैं जी, बिल्कुल आपने ठीक कहा कि ईद उल अज़हा जो है वो बगैर कमिश्नर की गुजर गई, ठीक है जी। उसके बाद आपके जो 14 अगस्त है बगैर कमिश्नर की गुजर गई, जश्न आज़ादी भी हमने मना लिया, हालांकि इसमें दोनों में बड़ा अच्छा किरदार कमिश्नर का होता था। अब मुहर्रम अल हराम के जो मामलात हैं, 10 मुहर्रम है, 9 मुहर्रम है, उनके मजालिस हैं, जुलूस हैं, सेंसिटिव मामला है बहुत ज़्यादा। और हमेशा हमने इस दौरान लाहौर जो हुआ करते थे उनको बहुत एक्टिव देखा है, बिल्कुल ऐसे। तो अब इनकी जरूरत तो थी डेफिनेटली। चंद दिन पहले लगाया गया, ये थोड़ी मुश्किल होगी क्योंकि समझना है, बड़ा शहर है, लाहौर की डायनामिक्स बहुत चेंज है, मसाइल हैं बहुत ज़्यादा, बहुत ज़्यादा ग्रुप्स हैं मुख्तलिफ में, तजावजात के इशूज़ हैं, आपके जो इन्फ्लेशन है, महंगाई, उसके इश्यूज हैं, फिर आपकी नज़्म व ज़ब्त के इश्यूज हैं, फिर लॉ एंड ऑर्डर के इश्यूज हैं, फिर मुहर्रम अल हराम में सिक्योरिटी, और फिर कोरोना एक बड़ा चैलेंज और है, फिर अब डेंगू एक बहुत सर उठाने लग पड़ा है। फिर आज जो बारिश की वार्निंग है, पहले सर मुंडवाते वाला पड़ने वाली बात है कि अगर अर्बन फ्लडिंग की तरफ जो वार्निंग दी गई है उस तरफ खुदा ना खासा सूरत हाल जाती है तो वो भी एक जिम्मेदारी वाली बात होगी। उम्मीद है
कि आज तो उनका पहला दिन है चार्ज संभालते, एक्टिव होंगे तो काम करेंगे। लाहौर में जो एक्टिव कमिश्नर नहीं होता, डिप्टी कमिश्नर नहीं होता, जो नहीं निकलता, फिर उसका हाल तनकीद की जद में वही होता है जो हमारे डिप्टी कमिश्नर साहब के अरसे से हो रहा है, और फिर हाल बेचारे इनका भी यही होगा। तो इसमें तो कोई जीरो टॉलरेंस है। बिल्कुल ऐसा ही है। और जब बड़ा शहर होता है, मामलात जो है वो कहीं पर भी छुपाए नहीं छुपते, लोग पूछते हैं, लोग परेशान होते हैं, तो ये चीज़ें जो है बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटी की हैं। नाज़रीन, ब्रेक की तरफ मुझे जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं। गुफ्तगू आपने मुलाहिजा की, आगे बढ़ेंगे। अगली खबर हमारे पास क्या है जी? अगली खबर है बुज़दार सरकार की पोस्ट ग्रेजुएशन पॉलिसी। लाहौर के अस्पतालों के दरवाजे दीगर शहरों के डॉक्टर्स पर बंद कर दिए गए हैं। अब इसका मकसद क्या है, क्यों ये फैसला किया गया है? दुर्रे ने, आप कैसे देखते हैं इस फैसले को? अच्छा, यकीन करें, अव्वल तो ये फैसले करते नहीं, ठीक है, और जब करते हैं तो ऐसे शाहकार करते हैं कि उसमें कोई मतवाजन या कोई दरमियाना होता है ना, जिसमें आप कहते हैं कि यार एक इतदाल पॉलिसी होनी चाहिए, वो नजर नहीं आती। और ये बुज़दार सरकार तो शायद बेचारी पूरी तरह वाकिफ ही नहीं होगी ना फैसला इधर का ना उधर का ना इधर का रहे। अब आप ये बताएं कि आपने तो हमेशा यकसा निज़ाम तालीम की बात, बिल्कुल सही कहा आपने। यकसा निज़ाम तालीम में ज़रूरी है कि जब तालिब इल्म आगे निकले तो उसको यकसा मौके मिले। कहाँ लिखा होता है जी कि यकसा निज़ाम तालीम में मैंने आपके साथ बैठ के एक ही सिलेबस में पढ़ा, लेकिन आपके लिए राहें और हैं, मेरे लिए राहें और, बिल्कुल ऐसे ही। तो ये कभी नहीं होता। इससे जो है ऑलरेडी इतनी मायूसी जो मुल्क में फैली हुई है, बेरोज़गारी है, डिप्रेशन है, और डॉक्टर्स जो हमेशा यंग डॉक्टर्स बात करते हैं कि हम कम मुराद के साथ काम कर रहे हैं, और हमारे साथ जो इमरजेंसी अलाउंसेस और कोरोना अलाउंसेस के वादे किए गए वो भी नहीं पूरे किए गए, बहुत सारी चीज़ें फिर जिंदा हो जाती हैं दोबारा से। तो इस तरह ये तो शरारतन पॉलिसी मुझे लगती है कि आप एक नया इशू क्रिएट करने के लिए यंग डॉक्टर्स को, तमाम डॉक्टर्स को, ना बजाय इसके कि आप उनको मजीद आसानियां दें, उनकी राहें हमवार करेंगे, इस तरह की चीजें होना ये चाहिए था तमाम डॉक्टर्स, जो चाहे आपकी इस्लामिया यूनिवर्सिटी बहावलपुर, जो आपका कायदे मेडिकल कॉलेज है, वहाँ से डिग्री करे, निश्तर मुल्तान से करे, किंग एडवर्ड लाहौर से करे, इलामा इकबाल लाहौर से, जहाँ से मर्जी करे। प्रॉब्लम यह है कि जब वो मेरिट एक नफाज उस पर आ रहा है, तो उसको आप पोस्ट ग्रेजुएशन लाहौर करने से या कहीं और करने से कैसे रोक सकते हैं? और ये तो बहुत ही हक तलफी वाली बात है कि वो इतना कंपटीशन करता हुआ जब जनूबी पंजाब से, पहले तो वो डॉक्टर बना, मेरिट पे उसने अपने इजला में एडमिशन लिया, एडमिशन लेने के बाद वहाँ पे कंपटीशन करता करता वो तमाम लाहौर के टॉप मेडिकल कॉलेजेस के साथ आके खड़ा हो गया। अब उस बच्चे के लिए सबसे बड़ी मुश्किल ये है कि आप कहते हैं कि नहीं, अब आप जीरो से वापस दोबारा जाएं, वो भावलपुर, मुल्तान, रहीम यार खान, साहिवाल और इन जिलों में जाके आप काम करें, आपके लाहौर में कोई जगह नहीं है। और अगर लाहौर आना है तो फिर आपको बुज़दार सरकार का वीजा लेके आना पड़ेगा इस पॉलिसी के तहत। तो ये तो नहीं होता, ये तो सरासर नाइंसाफी वाली बात है। और इसके बाद मुझे नहीं लगता एक इस तरह के फैसले किए जा रहे हैं, फिर डॉक्टर्स के जो हमारे मुल्क में हालात हैं वो देख के लोग इतने परेशान हैं। फैसले भी वो ब्यूरोक्रेट कर रहे हैं जो खुद डॉक्टर है। सही, मैं इससे ज्यादा बात नहीं करूंगा, फिर किसी की इज्जत पे जो है ना हर्फ आता है तो बुरी बात होती है। लेकिन फैसला अगर बाबू जो MA करके, मास्टर्स करके, CSS करके ब्यूरोक्रेट बन जाता है, उस पर तो बहुत तनकीद की जाती है। लेकिन जो इंजीनियर CSS करके अपना CSP बनता है, वो जब इंजीनियर के खिलाफ फैसले करता है तो उसको कोई बात नहीं करता। कोई डॉक्टर MBBS करके जब CSP बन जाता है, सेक्रेटरी हेल्थ की सीट पे बैठ जाता है, तो उस पर तो कोई बात नहीं करता। अब ये डॉक्टर साहब जो चला रहे हैं अपनी स्पेशलाइज्ड हेल्थ, उसके बाद जो फैसले हो रहे हैं, तो मेरा ख्याल है कि डॉक्टरों के लिए ये डॉक्टर कुछ फैसले जो है ना ये नहीं होने चाहिए। मेरिट पे जो भी आए, मेरिट पे जो बंदा कंपटीशन करके आए उसका पूरा राइट है। और इनका तो नारा भी मेरिट था, भाई उसका पूरा राइट है, वो पाकिस्तान में जहां मर्जी पोस्ट ग्रेजुएशन करे। इसका मतलब ये होगा कि अगर आपके पास 100 सीट्स हैं लाहौर में पोस्ट ग्रेजुएशन की, तो उसके बाद ऊपर वाले 10 बंदे तो आ गए जो अच्छे हैं, जो क्रीम है आपकी एक MBBS की, तो बाकी जो 80 या 90 लोग हैं वो तो फिर दगड़ मगड़ बेचारे आएंगे ना, जो जहाँ से जो मिलेगा उसको ऐसे ही शामिल कर लेंगे। बिल्कुल ऐसे ही। अगली खबर की तरफ चलते हैं। शमशान बुखारी और नजीर चौहान की मुलाकात अरकान असम्बली के मंसूबों में कोई रुकावट नहीं आएगी, वज़ीर आला उस्मान बुज़दार की जानिब से कहा गया है। मजीद कहते हैं अरकान असम्बली को हल्कों के मसाइल हल करने और जारी तरक्याती मंसूबों में मुदाखलत बर्दाश्त करने की यकीन दहानी भी कराई गई है। अच्छे फैसले किए जा रहे हैं, मुदाखलत बर्दाश्त नहीं की जाएगी। तरक्याती मंसूबे वैसे कौन से हैं ये? नहीं, मेरा तो ख्याल है कि बजाय कि इसके एक वज़ीर आला काबीना का इजलास बुला ही ले और बुला के मिनिस्टरों से हट के अरकान असम्बली को भी उस पर बिठाएं और उस पर पूछें अरकान असम्बली के कि जी अच्छा आपका मसला अगर
हाउसिंग में आता है तो बताएं आपको एलडी से रिलेटेड क्या मसले हैं, क्या मसले हैं। अगर आपसे पूछें आप एमपी हैं, आपको मसला फाइनेंस में आता है तो आप बताएं फाइनेंस मिनिस्टर साहब के क्या मसले हैं। अब इन दोनों को वन ऑन वन बिठाने की बजाय ये तो टोटल अखबारी बयान आते हैं और इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। होता ये है कि जो मुतलका एमपी है, छोटे इलाके का चाहे एमपी है, एमपी को जब भी कोई काम पड़ता है वो मिनिस्टर को अप्रोच करता है, मिनिस्टर उसको कहता है इदारे में, इदारा जो है उसको सीरियस नहीं लेता, चाहे वो छोटी कोई डेवलपमेंट स्कीम ही क्यों ना हो, बिल्कुल कोई सड़क की तामीर व बहाली क्यों ना हो, वो मामला लटक जाता है। उसके बाद फिर दोबारा से चेंज स्टार्ट होती है, एमपी कोशिश करता है वज़ीर आला से मिले, वज़ीर आला फिर कहते हैं कि नहीं ये मुदाखलत नहीं होगी, हम इसको मेरिट पे देखेंगे, सब कुछ करेंगे, लेकिन काम वहीं का वहीं मौजूद रहता है। अब लाहौर शहर के हालात देख लें कि जो सड़कें हैं मुख्तलिफ कॉन्स्टिट्यूंसी में वो तकरीबन तबाही के दहाने पे है, टूट फूट का शिकार है, उनकी पैच वर्किंग नहीं हो रही, उसके बाद सर्विस सिस्टम नाकारा होते जा रहे हैं, लाहौर शहर में अब कैपेसिटी नहीं रही, तो बहुत सारी चीज़ों पे ये वो बाहमी मसाइल और हैं। शहर फैलता चला जा रहा है, ये मसाइल जो हैं वो ये वहीं लाहौर के के तमाम बढ़ते जा रहे हैं। बिल्कुल लाहौर के तमाम अरकान सूबाई असम्बली के मसाइल हैं जो उनके हर हल्के में उनको फेस करना पड़ता है। तजावजात का मसला, सड़कों का मसला, सीवरेज का मसला, गटरों के इशूज़, लेमैन के प्रॉब्लम्स, ये सबसे ज़्यादा होते हैं। बाकी तो रही महंगाई, वो तो एक कलेक्टिव हमारा मसला बन चुका है और अफसोस के साथ उसको बनाया भी जा चुका है, फिलहाल क्योंकि बनाया गया है ना मसला। जब मसला बन जाए तो अल्लाह ताला की कोई इफ्तार सर पे पड़े, आप उसका मसला तो हल निकाल लेते हैं, लेकिन जिस चीज़ को इशू बना लिया जाए, उसका मसला जो है वो खड़ा कर दिया जाए, उसका हल निकालते हुए आपको बहुत टाइम लगता है, वो आपसे नहीं निकलता। और फिर निकालना भी नहीं जब आप चाह रहे तो फिर उसका हल कैसे आपकी प्रायोरिटी तो बस यही है ना कि आपने एक एमपी को बुला के खुश करके भेज दिया है, आपने उससे ये नहीं पूछा कि हाँ भाई आपको किस मिनिस्टर के खिलाफ शिकायत है, कौन से मिनिस्टर ने आपके इस्तेहकाक का ख्याल नहीं किया, और हमारे होते हुए, मेरिट की हुकूमत के होते हुए कैसे हो सकता है कि एक पार्लियामेंटेरियन का इस्तेहकाक मुतासर हो। आज तक तो असम्बली में सिर्फ इस्तेहकाक मुतासर होने की दरखास्तें या इदारों के खिलाफ आती थी, एलडी आ गया, हाउसिंग आ गया, हेल्थ आ गया, फाइनेंस आ गया, या मुतलका किसी ब्यूरोक्रेट की आती थी या किसी एसएचओ, पुलिस, डीएसपी, एसपी के खिलाफ आती थी कि इन्होंने इस्तेहकाक में जुर्म किया। बिल्कुल ऐसे ही। अब कहानी ये हो गई है कि सारी की सारी हुकूमत पंजाब में हो गई है पीटीआई की और उन्हीं के मिनिस्टर, उन्हीं के एमपी आपस में बेचारे दो मुख्तलिफ सिमतों में टकराते नजर आते हैं, तो थोड़ा सा यहाँ पे मुश्किलात है। अब बुज़ार साहब फैसला क्या करते हैं, किस तरह से लेके इनको चलते हैं, ये उनके लिए मुश्किलात है। खैर हम बात कर रहे थे कि मसाइल हल नहीं हो रहे, लेकिन फाइनली एक मसला ऐसा दुर्रे आप जो मुझे हल होता नजर आ रहा है। स्कूलों के लिए एसओपीज फाइनली तैयार कर दिए गए हैं और बगैर मास्क बच्चों का दाखिला बंद, असातिज़ा का भी कोरोना टेस्ट लाजमी होगा। अब इसके लिए क्या पॉलिसी बनाई जा रही है? आपने पॉलिसी बना दी, उस पर इम्प्लीमेंट कराना एक बड़ा चैलेंज है, क्या कहेंगे? देखिए जी, पॉलिसीज तो आपने बना दी हैं और ये पॉलिसीज वही पॉलिसी है कि जब आपने ईज किया था लॉकडाउन में तो आपने पाकिस्तान समेत, पंजाब समेत पूरे लाहौर में ये इसका नफाज किया था, लेकिन वक्त के साथ साथ ये कहीं पे इसका भी अमल दरामद ना हुआ और इस वक्त आप सरकारी इदारों के हालात देख ले। लेकिन ये मामला आपका कॉम्प्रोमाइज वाला नहीं है। आप अंदर जाके किसी भी सरकारी इदारे में देखें, मुलाजमीन 70% मास्क को अब ओबे नहीं करते हैं और छोड़ चुके हैं। आप बाजारों में चले जाएं, आप बाजारों में चले जाएं, दूर तक आप होटलों में चले जाएं, हाल हमने संडे को दिखाई है। एग्जैक्टली जी, आप हर एक दिन उठा के एक एक फील्ड को ले, आपको नजर आ जाएगा। प्रॉब्लम क्या है कि पॉलिसी बहुत अच्छी है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ कि आपने दिखाना है, हर जगह पे लिखा जरूर है, लेकिन उसको इम्प्लीमेंट कहीं नहीं। लेकिन अब बच्चों पे ये इम्प्लीमेंट कौन कराएगा, इम्प्लीमेंटेशन के असरात किस तरह से होंगे। उसके बाद आपने कहा जी कि कोरोना टेस्ट हर टीचर कराए, वो टीचर कैसे कराएगा? टीचरों ने नया महाज खड़ा कर दिया, वो कहते हैं सरकार कराए, हम कैसे पैसे खर्च करें जी इस बात पे, आप हमारे टेस्ट करवाएं और टेस्ट उसको बेयर करें। तो बहुत सारे इस पे चीज़ें चल पड़ी हैं आगे। सारे बच्चे जो हैं वो छोटे बच्चे तो ठीक है, उन पे तो आप ये इम्प्लीमेंट बहुत मुश्किल है कर सकते हैं, क्योंकि बच्चों को एक और फैसला है ना कि अभी पहले मरहले में इन बच्चों को स्कूल बुलाने का फैसला जो है वो अभी नहीं किया गया, नहीं स्कूल बुलाया जाएगा नर्सरी से चौथी जमात तक के बच्चों को। वो तो अच्छी बात है, क्योंकि वो छोटे बच्चों पे तो आपको हर एक बच्चे पे एक टीचर या एक अटेंडेंट का पैरा बिठाना पड़ेगा। उसके बाद जो ऊपर है, जो 5वीं में बच्चे हैं, 5वीं से ऊपर जाके 10वीं तक, और वो तो चलो थोड़े बहुत चीजें समझ रखते हैं और आहिस्ता आहिस्ता उन चीजों पे इम्प्लीमेंट करते हैं। लेकिन आप इसको क्रॉस चेक कैसे करेंगे? क्या आपने कोई टीमें तश्कील दी हैं स्कूल एजुकेशन ने कि वो जाके देखे? फिर आप जोर ज़बरदस्ती के साथ सरकारी स्कूलों को तो पाबंद बना लेंगे, लेकिन आप ये जो बड़ी बड़ी प्राइवेट चेन्स हैं, बड़े बड़े जो मालकान हैं, बड़े बड़े जो गठजोड़ हैं
तालीम के उनको किस तरह पाबंद बनाएंगे, जिनको आप माफिया कह देते हैं हर और जो स्टेज असल में जो आपको अपने अंदर प्रीमिसेस में घुसने नहीं बिल्कुल सही देते, कहा। आपको चेक नहीं करने देते कि हम क्या कर रहे हैं, हमारे खाने के मेयार क्या है, और जब चलती नहीं है तो तब आप कह देते हैं कि ये तो माफिया माफिया है, हम हमारे कंट्रोल से बाहर है। Exactly, जी। खैर नाज़रीन, मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको शो में दोबारा ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिए। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और अगली खबर की तरफ जाएंगे। और अगली खबर ये है कि जब दिखाया गया, होश दिलाया गया, तो फाइनली सबको नजर आ ही गया। खबर ये है जी, सिटी 42 की रिपोर्ट पर पुलिस की दौड़े लग गई। केनाल रोड पर नशइयों मनशियात फरोशों के खिलाफ ऑपरेशन किया गया है, 30 अफराद को गिरफ्तार भी किया गया। और कल हमने अपने ही शो में काफ़ी डिटेल में ये चीज़ें डिस्कस की थी। दुर्रे नायाब, क्या कहेंगे? ये शहर की अहम शारा है, एफसी कॉलेज, केनाल रोड, जहाँ पर हमने कल दिखाया और जो मनाजिर हमने देखे इंतहाई अफसोसनाक थे। वहाँ पर खातीन भी थी, नशा आवर अशिया फरोख्त करने वाले भी ऑब्वियसली वहाँ आसपास ही होंगे, क्योंकि इतनी बड़ी तादाद में नशे के आदी अफराद वहाँ पर मौजूद हैं, बच्चे, नौजवान। और ये चीज़ें जब दिखाई जाती हैं तभी कार्रवाई होती है। और आई मस्ट से, मैं कंफर्म ये कह सकती हूँ, ये कार्रवाइयाँ भी तजावुजात की तरह की होंगी। एक आधी दफ़ा आपने दिखाई और उसके बाद सब कुछ ख़त्म। देखिए जी, इसको भी हमने कई दफ़ा हाईलाइट किया। मुझे अच्छी तरह याद है 2-4 महीने पहले अली अकबर ने एक पैकेज बनाया और इसी अंडरपास के नीचे जो पूरी ये मनशियात की फ़रोख्त जारी थी उसको दिखाया, उसको कैप्चर किया, लेकिन कोई असर नहीं हुआ। फिर हुआ ये कि वक्त के साथ साथ ये चीज़ें बढ़ती गई और पिछले 6 महीने के अंदर अंदर अगर आप जेल रोड से टुवर्ड्स ठोकर आपका मुंह हो, तो जेल रोड से एफसी कॉलेज के दरमियान आपको राइट साइड पे नहर के साथ जो ग्रीन फेंस लगी है, उसके साथ तमाम तर ये लोग बैठे मुख्तलिफ टोलियों के सूरत में नजर आएंगे। और पहले हम ये देखते थे कि इसमें जो आदी और पेशा वाला लोग थे वही नजर आते थे, लेकिन अब इसमें अच्छे खासे बच्चे, अच्छे खासी खवातीन, उनकी तादाद भी बढ़ना शुरू हो गई। तो ये दौड़ें तो पुलिस की क्या लगनी थी, दौड़ें तो खैर उनकी भी लगी, नशइयों की, वो भी भाग गए वहाँ से और बहुत सारे पकड़े गए, बहुत सारे भाग गए। भाग के ये किसी और जगह अड्डा बना लेंगे, किसी और जगह से निकलेंगे, कहीं और पहुंच जाएंगे। मुझे सिर्फ ये बता दें, ये जो अब पुलिस मुतहरिक नजर आ रही है, ये इतनी देर पहले से, ये मैंने कल भी यही चीज डिस्कस की थी, किसी की नजरों से छुपा हुआ इलाका नहीं है। ये जैसा कि आपने बताया मेन शाहराह है, पोश इलाके हैं शहर के, हर रोज यहाँ से बहुत सारे बाग भी गुजरती हैं। मुझे सिर्फ ये बता दें, हर चीज जब दिखाई जाएगी तभी उस पर अमल होगा, क्यों वक्त का इंतजार किया जाता है? ये तो एक मीडिया गेम है। आप इसको इस तरह भी देख सकते हैं कि पुलिस ने जब देखा कि अब बदनामी बहुत सर से ऊपर गुजर गई है और अब शहरी जो बासी हैं वो मीडिया के बाद बात करना शुरू हो गए हैं, तो अब इन्होंने मुनासिब समझा कीजिए कि अब बड़ी बदनामी हो रही है। तो ये बदनामी के डर से कार्रवाइयाँ करते हैं या अपनी इस डर से कार्रवाइयाँ करते हैं कि जी हमें मीडिया थोड़ा फेम दे और हमें दिखाए जी कि हम बड़ा काम कर रहे हैं। लाहौर पुलिस की जो हालत है, आप इसको 1 मिनट के लिए साइड पर रख के देखें, जो जुराइम की हालत है, जो राहजनियों की, वारदातों की, डकैतियों की। तो कल हमने अली साई साहब की खबर की है, होशरुबा, उसमें जो है इंकशाफात, आपको रोज एक नई स्टोरी मिलेगी। उसके बाद अगर पुलिस क्राइम कंट्रोल नहीं कर रही, पुलिस इस तरह के मनशियात के और जुओं के अड्डों पे काबू नहीं पा रही, तो पुलिस क्या कर रही है? और पुलिस फिर किस किस्म के ये भारी अलाउंसेस के तकाजे करती है, जो पिछले दिनों खबरें ज़ेरे गर्दिश रही कि इनको तनख्वाहें बढ़ाई जा रही हैं, डबल दी जा रही हैं, अलाउंसेस दिए जा रहे हैं और पंजाब पुलिस इस कारकर्दगी पे दिया जा रहा है। एग्जैक्टली जी। और ये बात हमेशा की जाती है जी के मामला जो है ख़राब होते हैं तो एंड पे नज़ला जो सारा है वो आईजी के सर पे गिरता है और फ्रीक्वेंट आईजी, सीसीपी और डीआईजी बदलना मामला बन गए। दुर्रे नायाब, हम यहीं से गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। कल जो ऑपरेशन किया गया है नशे के आदी अफराद के लिए, और बारहा हम देखते हैं कि इस तरह की चीज़ें जब हाईलाइट की जाती हैं ऑपरेशन तभी किए जाते हैं। दुर्रे नायाब, कुछ मैं रिलेट करना चाहूँगी, अगर ये सिर्फ एक पॉइंट नहीं है शहर का, बहुत सारे ऐसे पॉइंट हैं। बात कर लें चुबुर्जी की, वहां पर भी नशे के आदी अफराद, अगर आप चले जाएं दाता दरबार वाली साइड पे, वहां पर तो बहुत बड़ी तादाद में नजर आते हैं ये लोग। मुझे सिर्फ ये बता दीजिएगा कि प्रॉपर इसके लिए कार्रवाई क्यों टाइम टू टाइम नहीं की जाती? ये एक फॉलोअप ऑपरेशन है ना, कि आप एक दफा करके अगर सो जाएंगे तो ये चीजें तो आपके कंट्रोल में नहीं आप ऑपरेशन तो करेंगे, ऑपरेशन करने के बाद जब गिरफ्तार करते हैं नशे के जो आदी होते हैं, नशे के अफराद, उनके बाद उसके आप हैंडलिंग क्या करते हैं? आप उसको बस कुछ अर्सा रखेंगे ऐसी थाने में, उसके बाद कोई एनजीओ आ जाएगी, कोई और ऐसे लोग रिहेबिलिटेशन मराकज़ वाले आ जाएंगे, वो इनको ले जाएंगे, वहाँ से भी ये भाग जाएंगे, उसके बाद दोबारा शुरू हो जाएंगे। तो ये तो एक प्रॉपर सिस्टम है। इनको तो ज़बरदस्ती कैद करके उसके बाद इनको रिहेबिलिटेशन, इनकी दोबारा से सारी जहनी
जो बेहतरी है उसकी तरफ इनको गामजन किया जाए, किसी ट्रैक पे चढ़ाया जाए तो जान छूटेगी, वरना तो ये जान नहीं छूटेगी। लेकिन इसकी सरपरस्ती जो है वो मुबैना तौर पे ज़ाहिर बात है पुलिस वाले और बड़े बड़े लोग भी करते होंगे, जिसकी वजह से ये अड्डे बनते जा रहे हैं। अब लाल पुल पे भी और दूसरी तरफ भी चले जाएं, किसी तरफ भी चले जाएं, आपको ये लोग आम नज़र आते हैं। अच्छा, फिर एक और बात है कि अगर कोई समाजी तंजीम बहुत एक्टिव होती है, वो इनको रोकना भी चाहे तो ये ब्लेड से या उस तरह से उन पे अटैक कर देते हैं। ये कल राव दिलशाद ने भी चीज मेंशन की है कि उनको खुद इस चीज का सामना रहा है कि फुटेज बनाने पर इस तरह से उन पर हमले की कोशिश एक पुरानी बात है, मुझे भी चुबुर्जी में इस तरह हमले की कोशिश की गई, वो बंदों ने उस तरह निकाल ली और फिर सारी चीजें होंगी। मैं ऑरेंज लाइन नया नया स्टार्ट हुआ था तो वहाँ पे अक्सर आना जाना रहता था। फिर चुबुर्जी जो अपनी इमारत है उसके अंदर बाकायदा इन्होंने कब्जे किए हुए, बिल्कुल सही कह रहे हैं, ये वहीं रहते हैं, वहीं सोते हैं, वहीं खाते हैं, वहीं पीते हैं, वहीं पे सारे ये नशे करते हैं, ये सबको पता है। इसी तरह आप अगर बहुत दूर की बात ना करें, लाहौर के अंदर अंदर ही रहें तो एक दो नए डेवलपिंग पॉइंट्स हैं जो बन रहे हैं, जिसमें मकबरा जहांगीर है, फिर इस तरह की जो गैर आबाद आबादियाँ हैं, पुरानी बिल्डिंगें हैं, इस तरह के जो ऐसे जहाँ पे लोगों का बहुत ज़्यादा जाना मामूल की बात नहीं है, ये तमाम अड्डे अब इनके मनीषात फरोशी आप के लाहौर शाही किला के साइड दीवारों पर देख लें, आपको जगह जगह इसी तरह से नशे ही नजर और आते हैं। हम तो देखें गैर मुसल्लह जो शहरी हैं जिनके पास ना कोई पावर है, ना कोई अथॉरिटी है, ना कोई वेपन है, वो किस तरह इनको छेड़ सकता है? बिल्कुल ऐसे ये तो पुलिस का काम है और पुलिस इसको करना चाहिए और इनको जबरदस्ती जो है वो रिहेबिलिटेशन सेंटर में मुंतकिल करना चाहिए। सही, बिल्कुल। हम पहरा देना बात चाहिए कर रहे हैं कि पुलिस का काम है, तो पुलिस ये काम किस तरह से कर रही है, प्रोग्राम में आगे चल के हम कोशिश करेंगे कि जानने की कोशिश करेंगे। नाज़रीन, अभी एक ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको प्रोग्राम में एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे। अगली खबर की तरफ जाएंगे और अगली खबर जिस तरह से जुनेद ने भी आज वेदर अपडेट देते हुए बताया है कि बारिशों की पेशगोई की जा रही है, अर्बन फ्लडिंग का खतरा है, महकमों को अलर्ट रहने के अहकाम जारी कर दिए गए हैं। और फिर कराची की सूरत हाल के बाद तो बहुत ज़्यादा एक्चुअली मैं परेशान हूँ, यहाँ पर भी बहुत ज़बरदस्त प्लानिंग की ज़रूरत है। क्या कहेंगे दुर्रे नए आप? देखिए जी, हम प्लानिंग की बिल्कुल ज़रूरत है और कबल वक्त थोड़ा सा अलर्ट हो जाए तो बहुत अच्छी बात है। आपके पास पिछली बारिश से दूसरी बारिश तक देखा जाए तो काफ़ी टाइम था। आप कोई बॉटलनेक्स थी, कहीं पे कोई सीवरेज ब्लॉकेज था, कहीं पे कोई ड्रेन वर्क था, कहीं पे किसी की सफाई की ज़रूरत थी, वो आप कर सकते थे। अब जहाँ पे आपको एक बारिश के दौरान एक हफ्ते का या 5-6 दिन का टाइम मिल जाए तो बहुत अच्छी बात है। कराची में तो हो ये रहा है कि वक्त ही नहीं मिल पा रहा, मुसलसल हो पा रहा है। और आपके पास वहाँ पे 110 मिलीमीटर बारिश हुई है तो डूब गया है। हम तो शुक्र है कि 189 तक भी बर्दाश्त कर गए, गुज़िश्ता साल हम 280 तक बर्दाश्त कर गए, 250 तक बर्दाश्त कर गए। तो लेकिन अब वो कैपेसिटी भी ख़राब होती जा रही है। बारिशों का ये हालात हैं कि अगर हमने तवज्जो ना दी इस बारिश के बाद, अगली बारिश तक हमने सिस्टम अपग्रेड ना किए, सीवरेज सिस्टम की तब्दीलियाँ थोड़ी सी जो दरकार है वो ना की, तो पूरा का पूरा सिस्टम लाहौर का कोलैप्स हो सकता है। जौहर टाउन में मुसलसल रवा मानसून में तीसरा चौथा वाक़या है कि क्राउन फेलियर हो गया है, सड़क में अचानक से शगाफ नमूदार हुआ और वो गड़ा बन के उसने पूरी सड़क को कोलैप्स कर दिया। तो ये चीज़ें नॉर्मल होती जा रही हैं क्योंकि अब 25-30-40 साल पुराने सीवरेज सिस्टम तो जगह जगह मौजूद है। आपका गुलबर्ग का सिस्टम पुराना है, गुलशन रावी का सिस्टम पुराना है, जौहर टाउन का सिस्टम पुराना है, समनाबाद का सिस्टम पुराना है, अंदरून शहर का तो खैर है ही अंग्रेजों के दौर का। और ये तमाम वो चीज़ें हैं जिस पर तवज्जो देनी पड़ेगी। पीटीआई गवर्नमेंट जब ये ओपोजिशन में थी ये कहती थी कि शहबाज गवर्नमेंट जो है ना वो इन चीज़ों पर पैसे नहीं लगाती जो दिखे ना, जो नजर ना आए, क्योंकि वो प्रोजेक्ट दिखते नहीं है, वो बिकते भी नहीं है। लिहाजा अब थोड़ी तवज्जो ये अपने ही बयानियों की तरफ दें। मैं आपसे ये चीज़ जानना चाहूँगी, जब शहर में बारिश होती है, हमने MD वास्ता साहब का लाइव प्रोग्राम में उनको शामिल किया है और दावा उनकी तरफ से हमेशा ये किया गया है कि आप शहर में जाके कोई ऐसी जगह 2 घंटे बाद ढूंढेंगी जहां पर पानी मौजूद हो, जहां पानी जमा हो, आप वो जगह ढूंढेगी, क्योंकि हम 2 घंटे में बिल्कुल नकाशी आपको मुमकिन बना देते हैं। मैं 2 दिन बाद भी एक जगह पर गई, वहां पर पानी था। आपका यही बात दुरुस्त है कि आपने इतना कहा कि उनका दावा जो है वो गलत साबित होना शुरू हो गया। और पिछली बारिश में तो उनका ये दावा बेचारा का जो है ना वो पानी के साथ बह गया था, क्योंकि हमने 8-8 10-10 घंटे के बाद भी पानी को वहीं पे पाया। यहाँ पे उन्होंने ये दावा किया और वहां पे हम अपने न्यूज बुलेटिन में दिखा रहे हैं, एक के बाद एक रिपोर्टर जहां जहां मौजूद है। थोड़ा सा मेरा ख्याल है कि वो अपने दावे को उस तरफ लेके जाते हैं जो 2-3 पॉइंट्स उन्होंने वाकई ही एड्रेस किए हैं, जिसकी मिसाल देना बनती है। लक्ष्मी चौक को वाकई उन्होंने एड्रेस किया, लॉरेंस रोड को उन्होंने वाकई एड्रेस किया, लेकिन
जो लेकिन ये पूरा शहर नहीं है, लक्ष्मी चौक, लानस रोड पूरा शहर नहीं है। डिप्रेशन, वो लोग जिनके घरों में पानी चला गया है, बाकी डिप्रेशन जो आ गया, आपकी बात सही है, बाकी जो डिप्रेशन पूरे शहर में आ गया उसके बारे में वासा क्या आएगा, उनके पास कोई जवाब नहीं। फिरदौस मार्केट अंडरपास को खोद दिया, पूरे गुलबर्ग का डिप्रेशन वहां पे इकट्ठा हो गया, अंडरपास पानी से भर जाता है, तालाब बन जाता है, और जो बाकी पानी है वो ओवरफ्लो होके गुलबर्ग के जी ब्लॉक में, ई ब्लॉक में, C3 ब्लॉक में, फिरदौस मार्केट की गुंजानाबाद गलियों में वहां पे जमा हो जाता है। आप उसका क्या करेंगे? बिल्कुल। तो ये वो चीजें जिसकी तरफ मैं बार बार कह रहा हूँ। फिर आप अब देखें लाहौर शहर के अंदरून के अलावा अब आपके जो टेक्निकल पॉइंट, जो डेंजर पॉइंट बनते जा रहे हैं, वो इस वक्त बाबू साबू के इलाकों में भी पानी खड़ा हो गया, अंडरपासिस पानी से भर गए। उसके बाद दूसरी तरफ चले जाएं तो ताजपुरा आपकी स्कीम जो है वो भी डूब गई, मुगलपुरा और इन साइडों पे भी पानी का डिप्रेशन रहा। तो ये हालात तो फिर वहीं रहेंगे। तो अब आप सिर्फ पुरानी कामयाबियों की मिसालें देते रहे, पूरे लाहौर को मुतमईन करते रहे, वो नहीं होगा। लाहौर शहर ने 2 पॉइंट ठीक किए हैं तो 4 नए खड़े हो गए। बिल्कुल ऐसे। तो इन चीजों में तवज्जो देनी चाहिए। मुझे सिर्फ ये बता दें, वैसे तो ये टाइम दिया जाता ना कि विद इन 2 आवर्स आपको शहर में पानी जो है वो नजर नहीं आएगा, निकासी आपके इतने जबरदस्त इंतजाम हैं, लेकिन तब क्या है जब मुसलसल वक्फे वक्फे से शहर में बारिश होगी तो उस वक्त वो 2 घंटे कहाँ रह जाएंगे? उसके लिए प्लानिंग क्या मुख्तलिफ होती है फिर कोई? नहीं, अब प्लानिंग में हम प्लानिंग फेज में है। हमने पिछले 2, 3, 4 सालों की बारिशों को नोट करें तो मुसलसल बारिश इजाफा और बारिश की जो तकरीबन अपनी एक प्लानिंग है ना वो तब्दील होती नजर आ रही है। बारिश की भी अपनी प्लानिंग होती है। तो आइंदा साल हम बारिश की प्लानिंग के मुताबिक बहुत पीछे हैं। हमें आज और 1 साल इस पे मेहनत करने की जरूरत है। अगले साल हमारा सिस्टम इसको बर्दाश्त नहीं कर पाएगा। मैं ये बारहा कह रहा हूँ, हमें ज़ेरे ज़मीन प्रोजेक्ट्स पे पैसे लगाने की जरूरत है, इस गवर्नमेंट को पैसे। लेकिन आई मस्ट से दुर्रे आप जितनी मर्जी प्लानिंग के बोले, जब जब जो चीजें होती हैं उसके अकॉर्डिंग मसाइल को हल किया जाना चाहिए। हमारी प्लानिंग कभी ऐसी नहीं हुई। के ऑपरेशन वाले इंतहाई नाअहल किस्म के लोग हैं कि ना वो नालों की सफाई बर्बाद करते हैं, ना वो किसी सीवरेज सिस्टम वो सिर्फ दावे होते हैं कि मॉनसून से पहले हमने ड्रेनों की सफाई शुरू कर दी है, फलां जगह पे काम शुरू कर दिया। डीजल के पैसे खाकर मुख्तलिफ एंटी करप्शन इंक्वायरियों में आज तक, ये बात मैं इल्जाम नहीं लगा रहा, ये मुख्तलिफ एंटी करप्शन इंक्वायरियों में आज तक केसेस में उलझे हुए हैं। बिल्कुल, इन्होंने डीजल चोरी कर लिया, उसका पैसा खा लिया और काम नहीं। बिल्कुल ऐसे ही है। खैर, जो हालात होते हैं वो जब बारिश होती है सभी लोग देख लेते हैं। थैंक यू सो मच दुर्रे। आप ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे। सेगमेंट्स की तरफ चलेंगे जिसमें सबसे पहले डिफरेंट मोबाइल रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। Vivo Y30 मोबाइल है और इसकी प्राइस क्या है जी? 27,999 रुपये में आप खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है Oppo A5 और इसकी प्राइस है जी 31,999 रुपये में। अगर आप खरीदना चाह रहे हैं तो खरीद सकते हैं। नेक्स्ट मोबाइल हमारे पास है Realme C1 16,999 रुपये। नेक्स्ट मोबाइल है Lenovo K5 18,999 रुपये इसकी प्राइस है। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं आज के भाव। मार्केट में हसन अली मौजूद हैं। हसन, बताइएगा सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं आज? जी बिल्कुल, शहर में अगर सब्जियों की कीमतों की बात की जाए तो कीमतों में कोई कमी जो है वो नज़र नहीं आती। और ख़ासतौर पर अगर बात की जाए सरकारी निरफनामे के हवाले से तो सरकारी निरफनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियों की फ़रोख्त ख़्वाब बन के रह चुकी है। जिस भी इलाके में चले जाएँ वहाँ पे मनमानी कीमतों पर सब्जियाँ फ़रोख्त की जाती हैं और कीमतों को कंट्रोल करने के लिए जो प्राइस कंट्रोल मजिस्ट्रेट्स हैं वो शहर के किसी भी इलाके में नज़र नहीं आते। अगर कीमतों की बात की जाए तो अदरक जो है उसकी 6 सेंचुरियाँ मुकम्मल हो चुकी हैं और शहर के मुख्तलिफ इलाकों में अदरक जो है वो 600 रुपये तक फ़रोख्त किया जा रहा है। जबकि प्याज जो है वो 50 से 60 रुपए में, आलू जो है वो 70 से 80 रुपए, जबकि टमाटर जो है वो 60 से 80 रुपए फ़ी किलो में फ़रोख्त किए जा रहे हैं। शहरियों का यही कहना है कि हुकूमत को चाहिए कि वो अपने जारी करदा सरकारी निरफनामे के मुताबिक शहर भर में सब्जियों की फ़रोख्त को यकीनी बनाएं ताकि आम शहरियों को, आम सार्फिन को महंगाई के इस दौर पर रिलीफ मिल सके और वो कम अज़ कम सब्जियाँ खा सकें। जबकि दूसरी तरफ जो सब्ज़ी फ़रोश हैं वो यही कहते नज़र आते हैं कि जब तक मंडियों में कीमतों को कंट्रोल नहीं किया जाएगा और वहाँ पर सरकारी निरफनामे पर अमल दरामद नहीं होगा उस वक्त शहर के किसी भी इलाके में सब्जियाँ जो है वो सरकारी निरफनामे के मुताबिक फ़रोख्त नहीं की जा सकती। ठीक है, थैंक यू सो मच हसन, आप हमारे साथ मौजूद थे और आप सब्जियों की कीमतों के हवाले से हमें अपडेट कर रहे थे। मार्केट में सब्जियां किस कीमत पर मिल रही हैं, मीट रेट्स में आपको बताऊंगी। ज़ेनिथ शॉप पे अगर आप जाएंगे बीफ पर केजी यहाँ पर अवेलेबल है 450 रुपीज़ में।
बीफ मेंस आपको यहाँ से पर केजी मिलेगा 850 रुपीज़ में। इसी तरह मटन पर केजी आप खरीद सकेंगे 1350 रुपये में। मटन मिंस आपको मिलेगा 1650 रुपये में। इसके बाद गवर्नमेंट रेट के मुताबिक जिंदा मुर्गी आपको मिलेगी 111 रुपये में और इसका बना हुआ गोश्त 161 रुपीज़ में आप खरीद सकते हैं। एग रेट्स क्या हैं वो मैं आपको बताऊंगी। रिटेल प्राइस सबसे पहले 118 रुपये दर्जन में आप अंडों की खरीदारी कर सकेंगे और इसके बाद अगर आप होलसेल पे जाएंगे तो 2 रुपये की कमी के साथ 116 रुपये दर्जन में आप यहां से अंडों की खरीदारी कर सकेंगे। और गोरमे पे अगर आप जाएंगे तो यहाँ पर 117 रुपये दर्जन में अंडे अवेलेबल हैं। जी तो नाज़रीन, आपको बता दिया मार्केट में चीज़ें किस किस रेट पे अवेलेबल हैं। प्रोग्राम में अभी जो चीज़ हम डिस्कस करना चाह रहे हैं वो है शहद की अफादियत। बिलाशुबा शहद की अफादियत से इनकार नहीं किया जा सकता। पाकिस्तान में अगर बात की जाए तो एक मुनाफा बख्श कारोबार के तौर पर भी इसको लिया जा रहा है। तकरीबन 7000 अफराद इस कारोबार से मुंसलिक हैं। यहाँ तकरीबन 3 लाख कॉलोनियाँ हैं और सालाना 7500 मीट्रिक टन शहद यहाँ पे तैयार किया जा रहा है। एक रिपोर्ट तैयार की है, पहले आपको वो दिखाते हैं। जी तो माहिरीन भी शहद के इस्तेमाल पे जोर देते हैं। अगर आप रूटीन का हिस्सा बना लेंगे शहद का इस्तेमाल तो बहुत सारी बीमारियों से भी आप महफूज रह सकते हैं। और वो लोग जो कि परेशान नज़र आते हैं अपने जल्द के मसाइल की वजह से, तो शहद में इसका भी जो है वो प्रॉपर हल है। क्योंकि हम देखते हैं बहुत सारी प्रोडक्ट्स ऐसी इस्तेमाल होती हैं जिसमें शहद का इस्तेमाल किया जाता है। तो ये एक सादा सा देसी टोटका है। आप हर रोज़ अगर शहद का इस्तेमाल करेंगे बीमारियों से भी महफूज रहेंगे और इसके साथ साथ जल्द के बहुत सारे मसाइल जो हैं वो भी आपके हल हो जाएंगे। आगे बढ़ेंगे, अगला सेगमेंट शामिल कर लेते हैं, बचत बाजार। जी तो सेल्स कहाँ कहाँ लगी हैं मैं आपको बताऊंगी। कौन से ब्रांड्स हैं जहाँ पर आप जा सकते हैं और सेल्स से भरपूर फ़ायदा उठा सकते हैं। आउटफिटर्स है जहाँ पर फ्लैट 30% ऑफ। इसके बाद मिनी माइनर पे अगर आप जाएंगे यहाँ पर भी फ्लैट 30% ऑफ है। आप जा सकते हैं और शॉपिंग कर सकते हैं बच्चों के लिए। और इसके बाद अगर आप कारफोर्ट जाएंगे तो प्रमोशन पर कौन कौन सी चीज़ें अवेलेबल हैं वो मैं आपको बताती चलूँ जी। सबसे पहले फेयर एंड लवली और इसकी रिटेल प्राइस है जी 300 रुपीज़। प्रमोशन पर आपको मिलेगा 250 रुपीज़ में, यानी 48 रुपीज़ इस पर आप बचा सकते हैं। ऑल पर UHT क्रीम और इसकी रिटेल प्राइस है जी 2640 रुपये। प्रमोशन पर मिलेगा 2359 रुपये में, यानी 271 रुपीज़ इस पे आप बचा सकें। सेल्स प्रमोशन आपने जान ली और अब जान लेते हैं माल का हाल। एक नजर डालते हैं गैर मुल्की करेंसी रेट्स क्या हैं। जी तो नाज़रीन, माल का हाल आपने जान लिया। मुझे जाना है ब्रेक की तरफ। ब्रेक के बाद आपको शो में दोबारा ज्वाइन करेंगे। कहीं मत जाइएगा, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद प्रोग्राम में आपको एक बार फिर से खुशामदीद कहेंगे और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करने वाले हैं दुनिया की खूबसूरती के हवाले से। अल्लाह ताला ने हर चीज़ में बहुत ही खूबसूरती पैदा की है। अगर हम अपने इर्द गिर्द नज़र दौड़ाएं तो हमें हर चीज़ जो है उसका अलग ही रंग, अलग ही रौनक, सिर्फ और सिर्फ गौर व फिक्र करने की ज़रूरत है। आपको हर चीज़ की अहमियत पता चल जाएगी। ये दुनिया हसीन रंगों का इम्तजाज है। हर जानिब आपको रंग नज़र आते हैं और इन्हीं रंगों से मिलकर, इन्हीं रोशनियों से मिलकर ये दुनिया बनी है। अब जब ये रंगों की बात की जाती है तो इन रंगों को मज़ीद खूबसूरत बनाते हैं वो आर्टिस्ट जो कि इन रंगों से खेलते हैं। हर किसी का काम नहीं है, क्योंकि इनकी बारीक बीनियाँ, इनका निखार वही लोग जानते हैं जो कि इस पे उबूर रखते हैं। तो हम कोशिश करते हैं कि इस तरह के लोगों से आपको मिलवाते रहें। वो माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त काम करते हैं
किस तरह से करते हैं, उन्हीं से जान लेते हैं। हमारे मेहमान हमारे साथ मौजूद हैं जो कि रंगों के इम्तजाज से बहुत खूबसूरत काम करते हैं, तो उनका खूबसूरत काम भी आपके साथ जो है हम शेयर करेंगे। हमारे मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद है, तारुफ में आपके साथ कराना चाहूँगी। अनिल वाघेला हमारे साथ मौजूद है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम। क्या हाल चले आपका? बिल्कुल ठीक। थैंक यू सो मच, आपके वक्त का बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत ही ज़बरदस्त काम है आपका जो मैंने देखा है। मुझे सिर्फ ये बताइएगा, ये जो रंग है, इन रंगों की एक अपनी जुबान होती है जो हर कोई नहीं समझता, कैसे समझी जा सकती है? खूबसूरत तो ये बड़े नज़र आते हैं, लेकिन इनमें एक पैगाम, इनकी एक जुबान सिर्फ एक आर्टिस्ट ही समझ सकता है। मोस्टली हम जब भी देख रहे होते हैं ना कि फ्रॉम दी बिगिनिंग कि हमेशा से इंसान जो है वो नेचर को कॉपी करता है। बिल्कुल आपने सही कहा। तो हम ये जो रंगों की यूज़ होते हैं, कलर्स जो कॉम्बिनेशंस होते हैं और उसके इम्प्लीमेंट होता है सरफेसेस पे, वो हम वहीं से उठाते हैं अक्सर नेचर से इर्द गिर्द देख के रंग उठा लेते हैं। अराउंड नेचर। सो इसी तरह से आप हमेशा से ना चीज़ों को क्लासीफाई रखते हैं। लाइक रेनबो आप देखते हैं, आप इंस्पायर्ड होते हैं चीज़ों से, फिर आप उसको रेप्लिकेट करते हैं। तो आई कैन से कि वो उसी तरह से आप नेचर को कॉपी कर रहे होते हैं, तो समहाउ आप चाहते हैं कि आप उतना ही बेटर कर सकें जितना नेचर में एग्जिस्ट करता है। बिल्कुल ऐसे ही। मुझे ये बताइएगा, आर्टिस्ट जो है वो जो चीज़ें देख रहा होता है, ऑब्वियसली मैं भी रंगों को देखती हूँ, मैं भी उनको समझती हूँ। अब आर्टिस्ट उन रंगों की जुबान जानने की कोशिश करता है, उनसे अपने आप को बयान करने की कोशिश करता है। आपकी पेंटिंग्स, आपका काम माशाल्लाह बहुत ज़बरदस्त है। तो स्टार्ट कहाँ से किया, किस तरह पता चला कि आप कुछ कर सकते हैं, आपको इस तरफ जाना चाहिए, कैसे डिसाइड किया? इट्स इंटरेस्टिंग स्टोरी कि मैं इंजीनियरिंग का स्टूडेंट था। अच्छा। यस। तो वहाँ पे ये होता था कि अक्सर मोस्टली जितने भी लोग होते हैं वो एक ही दोनों चीज़ बिल्कुल कर रहे डिफरेंट होते हैं। फील्ड है। बिल्कुल एग्जैक्टली, काफ़ी डिफरेंट है। मुझे पता नहीं था उस तरह से कि मैंने आर्ट में जाना है। तो मैं सोच रहा था ज़्यादातर कि कम्युनिकेशन डिज़ाइनर बनूंगा, कि मुझे कम्युनिकेशन डिज़ाइनर बनना था, नॉट फाइन आर्टिस्ट। तो मैंने ऐसे किसी से पूछा और पता चला, मुझे एनसी का पता चला। तो वहाँ से फिर मैंने कम्युनिकेशन डिज़ाइन के लिए अप्लाई किया, और वहाँ पे जब मेरी ड्राइंग काफ़ी बेटर हो चुकी थी, क्योंकि मैं आई स्टार्टेड फ्रॉम द ज़ीरो, और विद इन 2 मंथ्स वो काफ़ी इंटरेस्टिंग हो चुकी थी। तो अच्छा। वो जो इंटरव्यूअर था उन्होंने कहा कि आप जो हैं व्हाई नॉट ट्राई फाइन आर्ट्स इंस्टेड ऑफ डिज़ाइन। तो वहाँ से फाइन आर्टिस्ट। सही। और मुझे बताइए कितना मुश्किल है, कितनी इसके लिए प्रैक्टिस दरकार होती है? जैसे आपने कहा कि आपने जीरो से स्टार्ट किया और फिर इस लेवल तक पहुंच जाना, कितना टाइम लगा? आई थिंक कि अभी अगर जब हम बैठे हैं तो हमारी लर्निंग कभी कहीं रुकती नहीं है। एज एन आर्टिस्ट आपकी लर्निंग कभी नहीं रुकती ना। बाकी जो आपकी कुछ ड्राइंग की एक्सपर्टीज़ होती हैं, कुछ कमांड होती है, उसको हासिल करने के लिए आई थिंक 1 to 10 ईयर्स जो है ना, इसके बीच में हो जाता है। सही। अच्छा, आपकी पेंटिंग्स भी अपने हम नाजरीन को दिखा रहे हैं। आर्टिस्ट हमेशा अपनी पेंटिंग्स के जरिए कोई ना कोई मैसेज देना चाहता है। क्या माइंड में होता है जब भी कोई नई पेंटिंग बनाते हैं? कोई ना कोई मैसेज उसमें ज़रूर होता है। तो क्या चीज़ें सोचते हैं, और एक पेंटिंग को कितना टाइम लगता है बनाने में? पहले मैं बता देता हूँ कि एक पेंटिंग को बनाने में मुझे आई थिंक 2 महीने लग जाते हैं। अच्छा। हाँ, और दूसरी बात ये है कि मतलब लाइक कि एवरीथिंग हैज़ अ कॉन्सेप्ट। अगर आप क्रिएटिव पर्सन हैं तो आपका कॉन्सेप्ट लाजमी होता है। इसी तरह से मेरा भी है कि मैं ज़्यादातर रिसर्च बेस्ड काम करता हूँ, और काम में अक्सर आप जो हैं यही चीज़ें अचीव करना चाह रहे थे, आप क्लैरिटी हो। बिल्कुल आपने सही कहा। तो मोस्टली जो हैं मैं अपनी चीज़ें जो हैं वो रिसर्च से उठाता हूँ कि हाउ आर्टिस्ट इंस्पायर्ड फ्रॉम दी थिंग्स, इन मतलब किस तरह से वो चीज़ें देख रहा है। और मोस्टली मैं कामों में सिमिलरिटीज़ देख रहा होता हूँ कि हाउ एन ओल्ड आर्ट वर्क इज़ काइंड ऑफ सिमिलर टू द कंटेम्प्रेरी वन। तो इस तरह से चीज़ें चल रही थी, फिर सिमिलरिटीज़ आती हैं, देन आपको वो पूरा एक प्रोसेस आ जाता है कि इट्स अबाउट एस्थेटिक्स एंड जनरेशन ऑफ द आइडिया, कि आप किस तरह से आप एक पूरी चेंज चल रही है ना आइडियाज़ की, कि 80s में जो काम हुआ था वो किस तरह से था, 60s में किस तरह से था, फिर अगर हम रेनेसांस चले जाएं 14th सेंचुरी में तो वो किस तरह से हुआ था। तो आर्टिस्ट इन सारी चीज़ों से इंस्पायर्ड होकर अपनी एक पर्सनालिटी बनाता है, अपना काम भी इसी के अराउंड बना रहा होता है। तो मेरी मोस्टली कोशिश यही होती है कि मैं उन सिमिलरिटीज़ को देखूं जो 2 आर्ट वर्क के बीच में एग्जिस्ट कर रही है, कि वो किस तरह से एक 14th सेंचुरी का काम है और एक कंटेम्प्रेरी टाइम का काम है 2019 का 18 का, तो वो किस तरह से सिमिलर हैं एज एन कलर पैलेट, एज एन कॉम्पोजिशन और एज एन इन कॉन्सेप्ट। तो ये सारी चीज़ें उसके
पीछे चल रही थी। सही। अच्छा, मैं यहाँ पर ये भी बताना चाहूँगी कि अनिल जो हैं वो काम करते हैं पेंटिंग्स के अलावा टेप और टिश्यूज़, उस पर भी आपने बहुत ज़बरदस्त काम किया। किस तरह से, ये आइडिया कैसे आया? ये आइडिया इसी तरह से आया था कि मतलब हम जब भी हम एज एन स्टूडेंट हिस्ट्री पढ़ रहे होते थे, ये मेरे थीसिस के वक्त का डेवलप है ये काम, तो अक्सर आपको ना ये सारी चीज़ें पढ़ाई जा रही थी कि किस तरह से एज एन आर्टिस्ट जो है वो किस तरह सोसाइटी में जो है ना वो इन्वॉल्व रहा है और किस तरह से उन्होंने चीज़ें की हुई हैं। तो पहले मोज़ेक्स होता था, देन हम उस पर फ्रेस्को पे आ जाते हैं। ये सारी टेक्निक्स हैं बेसिकली ना, कि मोज़ेक, देन फ्रेस्को, फिर एक्ट टेम्परा हुआ, फिर ऑयल पेंट्स हुआ। तो मैं जब उस वक्त काम डेवलप कर रहा था तो मैंने कहा कि अगर वो सारे काम डेवलप हुए हैं 13वीं सेंचुरी में, 14 में, 15 में, तो मैं तो 2013 में रह रहा हूँ, व्हाई नॉट ट्राई न्यू मटेरियल। बिल्कुल तो सही। इस तरह से। अच्छा, तो उससे आप बनाते क्या क्या, मुझे ये बताइएगा। मोस्टली जो है मेरा काम आर्ट के अराउंड होता है, कि मैं देख रहा होता हूँ कि अच्छा आप जो आपकी जो ऑलरेडी एग्जिस्टेड पेंटिंग्स है जो कि हिस्ट्री में आ चुकी है ना, ठीक है, उसी को मैं मोस्टली सेलेक्ट करता हूँ और उसी के अराउंड रहता हूँ। बिकॉज इसके पीछे कॉन्सेप्ट इस तरह से है कि आप जब भी जाते हैं आर्ट एजुकेशन में, तो आपकी स्टार्ट होता है ना वो आपका वेस्टर्न आर्ट से हो रहा होता है, कि आपको वेस्टर्न आर्ट पढ़ाया जा रहा होता है, कि सारा कुछ आपको वेस्ट दिखाया जा रहा होता है, पेंटिंग्स, ऑयल पेंटिंग, हिस्ट्री एंड आर्ट थ्रू एजेस इज अ बुक व्हिच इज कम्प्लीटली वेस्टर्न। तो वहाँ से मेरा ये ख्याल आया कि हाउ वेस्टर्न जो है आर्ट है वो किस तरह से जो है ना हम पे हावी हो रहा है, या किस तरह से मेरी पर्सनालिटी के अंदर अपना कुछ आइडिया आपने निकालना। एग्जैक्टली, सही सही। और ये आइडिया फिर किस तरह का लोगों को लगा, फीडबैक इस पे कैसा आया? शुरू में काफ़ी मुश्किल था क्योंकि इट्स अ न्यू थिंग, काफ़ी मसले होते थे कि भाई हमारे अक्सर आर्टिस्टों के मसले होते हैं कि आप जब भी कोई न्यू मीडियम ट्राई करते हैं तो आप अगर आप उसको रखना चाहते हैं अपने पास, प्रिजर्व रखना चाहते हैं, तो सबसे पहले क्वेश्चन होता है कि इज़ इट आर्काइवल और इट्स नॉट, क्योंकि आर्काइवल होना बहुत ज़रूरी होता है। इट्स म्यूजियम स्टैंडर्ड काम होना बहुत ज़रूरी होता है। सही। अच्छा, मुझे साथ साथ ये भी बताइएगा, जैसे कि आपने कहा कि जब भी इस तरह की कोई चीज़ नहीं आती, ऑब्वियसली उसको तनकीद का सामना भी रहता है, उसको लोग पसंद भी करते हैं। तो कभी अपनी चीज़ों को लेकर बहुत ज़्यादा टची हुए हैं कि बहुत ज़्यादा मेहनत की और इसका वो फीडबैक नहीं आया, कभी इस तरह से फील हुआ? काफ़ी बार। अच्छा, यानी लोग जो हैं वो पसंद भी करते हैं, तनकीद भी करते हैं। कुछ एग्जीबिशंस में बताइएगा लोगों का फीडबैक कैसा रहता है? एग्जीबिशंस में काफ़ी अच्छा होता है क्योंकि काफ़ी नए लोग आते हैं, मतलब दे आर फ्रेश, तो उन्होंने इतना कुछ पता नहीं होता है कि काम, मतलब इन अ सेंस कि उन्होंने कभी स्टूडियो में मेरे साथ टाइम नहीं गुजारा होता, उनको नहीं पता होता कि काम किस तरह से डेवलप हुआ है, तो वो काफ़ी पसंद करते हैं। और काफ़ी ऐसी भी ऑडियंस होती है जो आपको आके कहती है कि मतलब ये क्या है, I cannot understand. ऑब्वियसली ना, जो चीज़ें आप अंडरस्टैंड कर रहे हैं, देखने वाला ना तो उस चीज़ को उस तरह से देखेगा, ना तो अंडरस्टैंड करेगा, उसके लिए आपको समटाइम अपनी चीज़ों को एक्सप्लेन भी करना पड़ता है। कुछ नया करने की दौड़ जो है वो लगी रहती है आर्टिस्ट के अंदर कि अब एक काम कर लिया, अब इससे नेक्स्ट स्टेप जाना है। तो ये प्लानिंग क्या करते रहते हैं कि अब एक चीज़ में आपने ये हुनर दिखा दिया, अब इसमें कुछ डिफरेंट होना चाहिए? हाँ, मतलब चेंजेस आती रहती है थ्रू टाइम। समटाइम्स it takes 1 year, sometimes it takes 2 years, or sometimes it takes 5. तो मेरा काम तकरीबन उस हिसाब से अगर हम कह लें तो वो चेंज होता रहा है। काफ़ी अरसे से मैं ये कर रहा हूँ। लाइक कभी कभार आफ्टर 2 ईयर मुझे ये फील होता है कि नहीं, अब इसको थोड़ा सा चेंज होना चाहिए। और कभी कभार ये होता है कि आपकी सेकंड पेंटिंग ही चेंज हो जाती है। तो वो ये स्ट्रेटजीज होती हैं जो कि आप विद इन स्टूडियो बना रहे होते हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। अच्छा, मुझे बताइएगा कलर्स, जिस तरह से मैं अभी आपकी ये पेंटिंग देख रही हूँ, ये बहुत अट्रैक्ट कर रही है। कलर्स देखने वालों को अट्रैक्ट करते हैं। जब कोई पेंटिंग बनाते हैं तो उसके अकॉर्डिंग ही कलर का इंतखाब किया जाता है, या फिर देखा जाता है कि इसका सिनेरियो क्या है, किस तरह से लोगों को इस अपील करेगी ये पेंटिंग? अक्सर जब भी हम काम शुरू करते हैं तो इट्स नॉट कि वो कम्प्लीटली रिजॉल्व होता है, आप कम्प्लीटली उसको विजुअल मतलब बिल्कुल पुख्ता होता है, इस तरह से कुछ नहीं होता। कि अक्सर जो है काम, मेरा जो अक्सर काम है वो मैं ये करता हूँ कि मैं स्टार्ट करता हूँ, देन मैं उसको टाइम टू टाइम बिल्ड करता हूँ। लाइक एक हफ्ते के बाद मैं दोबारा उसको टच करता हूँ, फिर देखता हूँ कि अच्छा ठीक है, यहाँ पे ये चीज़ होनी चाहिए, यहाँ से थोड़ा कलर चेंज होना चाहिए, यहाँ पे थोड़ी सी ड्राइंग का मसला है तो वो ठीक होना चाहिए। तो वो एक पूरा प्रोसेस है, लेयर्स का प्रोसेस है कि वो लेयर बाय लेयर वो बिल्ड होता रहता है। 1 महीने में, 2 महीने में, कभी कभार मतलब मेरी लास्ट पेंटिंग मैंने 4 महीने में ख़त्म की थी। अच्छा।
काफ़ी। अच्छा, ह्यूमन नेचर है कि आपको वो चीज़ अपील करती है जिसमें बहुत ज़्यादा कलर्स होते हैं, आप एकदम रुक जाते हैं, और कुछ बहुत डल चीज़ हो उसको कुछ लोग उस तरह से देखते नहीं हैं। तो क्या समझते हैं आप, ऐसा होना चाहिए कि बहुत ज़्यादा जिस चीज़ में अट्रैक्शन है सिर्फ आप उसी को ही पसंद कर रहे हैं? इस तरह से होना नहीं चाहिए, क्योंकि मतलब दोनों चीज़ें हैं ना, कि आप एक टाइम के लिए, मिजाज है ना लोगों के। बिल्कुल बिल्कुल एग्जैक्टली, कि आप सर्टेन टाइम के लिए एक चीज़ पसंद करते हैं, फिर जैसे जैसे आप उसके साथ उस ऑब्जेक्ट या चीज़ के साथ आप टाइम गुजारते रहते हैं, आपकी इमोशन और अटैचमेंट्स कभी कभार बढ़ जाती है, कभी कभार चेंज हो जाती है, कभी कभार आपको वो चीज़ उतनी पसंद नहीं आती जितना वो पहली बार पसंद आती है। तो मोस्टली वाइब्रेंट कलर्स में इस तरह से होता है कि आप एक अरसे तक जो है उसको देखते हैं, और उसके बाद आपकी हल्की हल्की फीलिंग चेंज होना शुरू होती है। मतलब हो सकता है कि पहली बार में आपको वो पसंद ना आया हो, अब आपको पसंद आना शुरू हुआ हो। और डल चीज़ों में भी इसी तरह से, मतलब मैंने भी काफ़ी फेड काम किए हैं कि जो आप बहुत करीब देखेंगे, लाइक 2 और 3 फीट के डिस्टेंस से देखें तो आपको वो समझ आना शुरू होते हैं। तो इट्स कम्प्लीटली बेस्ड ऑन व्यूवर, कि आप व्यूवर जो है वो देखने वाला जो है उसका मिजाज कैसा है। बहुत सारे लोग इस फील्ड में ऑलरेडी काम कर रहे हैं, बहुत सारे आना चाह रहे हैं, तो वो हमारे यंग लोग जो कि इस पे काम कर रहे हैं, आर्टिस्ट बनना चाह रहे हैं, कोई मैसेज हो आपका? मैसेज मेरा यही होगा कि हम रियली जो हैं आर्टिस्ट जो हैं काफ़ी कुछ अच्छा बेहतर कर सकते हैं, काफ़ी डिफरेंट कर सकते हैं। कि हो सकता है कि हम फ्यूचर में जो हैं ये जितना भी हमारी जो ट्रेडिशनल प्रैक्टिस है इसको छोड़ दें, क्योंकि हम ऑब्वियसली हम मूवीज़, फिल्म, एनिमेशन, ये सारी चीज़ें देख रहे हैं, तो हो सकता है कि हम उस तरफ मूव हो जाएं। तो आई थिंक कि फ्यूचर जनरेशन को ये सोचना चाहिए कि हाँ, ये जो आर्ट हमारा जो शोबा है, जो कि आर्ट हमारी जो फील्ड है, वो काफ़ी इंटरेस्टिंग है, और आप काफ़ी कुछ सीखने को मिलता है ना। बेसिकली आपकी ऑब्जर्वेशन स्ट्रांग होती है, आपका पर्सपेक्टिव क्लियर होता है, और आप अपने कल्चर से ज़्यादातर जाके जुड़ते हैं, क्योंकि इसमें मोटिव्स, कलर्स और हिस्ट्री एंड एवरीथिंग। तो मैं कहता हूँ कि यंग जनरेशन की ज़रूरत है कि बिल्कुल, क्योंकि जब नए लोग सामने आते हैं तो ऑब्वियसली नया टैलेंट भी आपके सामने आता है, नया काम भी आता है जिसको लोग पसंद करते हैं। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। नाज़रीन, मुझे ब्रेक की तरफ जाना है, लेकिन ब्रेक से पहले एक जो चीज़ मैं आपके साथ डिस्कस करना चाह रही हूँ, सुबह से हमने आपको बताया था कि शहर में आज मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है, और प्रेडिक्शन भी ये की जा रही है अभी भी शहर के मुख्तलिफ इलाकों में बारिश का सिलसिला जारी है। हमें ज्वाइन किया इस टाइम फारान ने। फारान, बताइएगा मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है, अपडेट्स क्या है आपके पास? जी बिल्कुल, लाहौर का मौसम सुबह से ही दिलकश और हसी है। सूरज और बादलों के दरमियान आँख मचोली का सिलसिला जारी है, जबकि महकमा मौसमियात की जानिब से आज शाम से गरज चमक के साथ बारिश की भी पेशन गोई की है। ठंडी ठंडी इस वक्त हवा चल रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि शहर का जो ज़्यादा से ज़्यादा आज दर्जा हरारत है वो 33 डिग्री सेंटीग्रेड तक हो सकता है, जबकि कम से कम जो दर्जा हरारत है वो 26 डिग्री सेंटीग्रेड तक रहने के इम्कान है। हवा में नमी का तनासुब 70% है, जबकि 11 किलोमीटर फी घंटे की रफ्तार से हवा चल रही है, जो कि गर्मी की शिद्दत में कमी वाक़ई, जिसकी वजह से जो गर्मी की शिद्दत उसमें कमी वाक़ई हो रही है। महकमा मौसमियात की जानिब से बताया गया है कि जो 3 रोज़ तक यानी 28 तारीख तक गरज चमक के साथ इंतहाई तेज़ बारिश होने का इम्कान है, जिसकी वजह से जो PDM में साथ पेशन गोई कर रहा है उसके हिसाब से जो अर्बन फ्लडिंग है उसका भी लाहौर शहर में खदशा पैदा हो जाएगा। अब शहर का जो मौसम है इस वक्त शहर पर बादल छाए हुए हैं, और जो आँख मचोली है बादल और सूरज के दरमियान वो जारी है, ठंडी ठंडी हवा चल रही है, और इस वक्त जो शहर का मौसम है इंतहाई दिलकश और ठीक है। थैंक यू सो मच। शहर का मौसम इस वक्त खुशगवार है, मुख्तलिफ इलाकों में बारिश हो रही है। फारहान हमारे साथ मौजूद थे, थैंक यू सो मच फारहान। ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करेंगे, हमारे साथ रहिएगा। ब्रेक के बाद आपको एक बार फिर से खुश आमदीद कहेंगे, और प्रोग्राम के इस हिस्से में हम बात करते हैं तारीखी दास्तान करबला के हवाले से, और जिसमें कल के अगर सिलसिले की मैं बात करूं तो कल हमने ख़वातीन के किरदार के हवाले से बात की, और हम बात करते हैं इस तमाम तर सफ़र करबला की, जिसका हर एक कदम दीन की बका था, दीन की सरबुलंदी था। और हमने देखा कि जितने भी इस सफ़र के लोग थे सभी ने अपना किरदार बाखूबी सर अंजाम दिया, और इसी पे हम बात करेंगे। हमारी मेहमान स्टूडियो में हमारे साथ मौजूद हैं शहर बानो, जो कि मजहबी स्कॉलर हैं। खुश आमदीद कहेंगे। अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल चले आपका? बहुत बहुत शुक्रिया आपके वक्त के लिए। कल जहाँ से हमने ये सिलसिला छोड़ा था वहाँ से मैं आगाज़ करना चाहूँगी। ख़वातीन के किरदार के हवाले से हम बात कर रहे थे। जैसे कि कल हमने बात शुरू की थी कि जब तक किसी मैसेज को आप प्रोलिफरेट नहीं करेंगे, उसको कम्युनिकेट नहीं करेंगे,
ना वो मैसेज लोगों तक पहुंच पाएगा और ना वो मैसेज ज़िंदा रहेगा। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शहादत को ज़िंदा रखने में और 1500 साल के सफ़र तय करके यहाँ तक पहुँचाने और क़यामत तक ज़िंदा रखने में जिस गुरोह ने पिवटल रोल प्ले किया वो आपके साथ आने वाली ख़वातीन की बिलाशुबा। इसमें उन ख़वातीन के रहबर और लीडर के तौर पर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा का एक ऐसा टावरिंग किरदार और पर्सनैलिटी है कि जिसने करबला को इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ आपको शरीकतुल हुसैन का एक लक़ब अता फरमाया कि जिस तरह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की वहाँ शहादत हुई, उसके बाद उस पैगाम शहादत को जिस तरह आपने आगे बढ़ाया, ज़िंदा रखा, तो आप उस करबला की पूरी उस जहाद में इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की शरीक हैं। अच्छा, इस मामले में देखिए, जहाँ लीडर मजबूत होता है ना, वहाँ उसके जो फॉलोअर्स होते हैं वो ऑटोमेटिकली उससे स्ट्रेंथ को ड्राइव करते हैं, बिल्कुल सही, उससे इंस्पिरेशन लेते हैं। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम एक बहुत मजबूत लीडर हैं, हुसैन मिन्नी वना मिनल हुसैन, तो आपके साथियों ने आपसे इंस्पिरेशन ड्राइव की। अब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के मंजर से शहादत के ज़रिए से हटने पर अब जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की एक पर्सनैलिटी रह जाती है। तो आपकी पर्सनैलिटी को इतना टावरिंग और इतना स्ट्रेंथ होनी चाहिए कि जिससे लोग इंस्पिरेशन ड्राइव करें, क्योंकि आपका सफ़र और ज़्यादा मुश्किल है। देखिए, आपका सफ़र जो है जेलों का है, दरबारों में हाज़िरियों का है, बाज़ारों में रस्सियों में बांधकर घसीटे जाने का है। तो तसव्वुर कीजिए, आज के इस दौर में भी अगर कोई किसी खातून के सर से दुपट्टा खींच ले, पैर में उसके चप्पल ना हो, लिबास उसका खून आलूद हो, अपने ही रिश्तेदारों के खून उसके हाथों और उसके जिस्म पर लगे हुए हों, लाशें उठाने और नौजवान बच्चों की लाशों को लिपटाने का वो सारा वो मंज़र तसव्वुर नहीं कर सकता। और फिर उन ख़वातीन को आप 50-50 ख़वातीन को एक रस्सी में बांध कर बाज़ारों में घसीट रहे हों और लोग देख रहे हों। हैरानकुन बात यह है कि ये सारा मंज़र नामा रहलत रसूल के फ़कत 50 साल के अंदर अंदर हो गया। तो क्या कौन सा ऐसा इस्लाम इन साहिबान इक़्तिदार ने कबूल किया था जो बनी उमैया की शक्ल में बैठे हुए थे, कि जिनको ख़ानदान पैगम्बर से इतनी परखाश थी, इतना ज़ाती अनात था कि उन्होंने मर्दों को कत्ल किया सो किया, औरतों को बाज़ारों और दरबारों में घसीटा और उनकी तमाशबीनी करवाई। लेकिन आप ये देखिए कि ये सारे मनाजिर जो हैं हौसले को तोड़ने के लिए और आपको बिल्कुल जो है आपके तमाम नफ्स को ख़त्म करने के लिए किए गए कि कहीं ना कहीं हौसला तोड़ दिया जाए। लेकिन आप ये उसमें देखिए कि बाज़ार में अगर आप पहुंची हैं, आपके ऊँट पर ऐसे ऊँट पर बैठी हैं जो सीट भी नहीं है, और उस ऊँट की पीठ पर आप खड़ी हो जाती हैं। जनाब ज़ैनब, जनाब उम्म कुलसूम, जनाब फ़ातिमा बिन्ते हुसैन, बाज़ार कूफा की हुई तकरीरें, तो आपकी खिताबत जो थी ना, देखिए खिताबत अम्बिया का विरसा है। और जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जो खिताबत है, जैसी उनकी आवाज़ कानों में पड़ी तो लोगों को शक हुआ कि ये तो जनाब अली मुर्तज़ा बोल रहे हैं। आपकी जो लहजा और आपकी जो अल्फाज थे और जो आपकी जो अंदाज़ बयान था, वो अपने वालिद जनाब अमीर अल-मोमिनीन की बिल्कुल आप जैसे कॉपी थी। फिर आपने इस तरह खिताब किया अहले कूफा को जैसे कोई जानने पहचानने वाला आदमी अनजान बन जाने वाले लोगों को और तंज करता है, और उस तरह आपने उनके जज्बात को इस ऐसे उसको आपने झंझोड़ के रख दिया कि सिर्फ 3 साल के अंदर तवाबीन की तहरीक शुरू होती है, क़ातिलान इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के इंतकाम की तहरीकें शुरू होती हैं, और बनी उमैया की हुकूमत के जो है वो उनके पिलर्स हिला के आपने रख दिए। दरबार में जब आप पहुँचती हैं तो इब्न ज़ियाद जो कातिल इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम यजीद के बिहाफ पर ही वॉज मैनेजिंग ना द कत्ल इमाम हुसैन, तो लोग उसे अमीर अमीर कह के और गवर्नर गवर्नर कह के उसके आगे पीछे फिर रहे हैं। तो आपने उसको खिताब किया उसकी क्वेश्चनेबल पेडिग्री के ज़रिए से कि वो जिसके बाप का ही पता नहीं, बिल्कुल एक कैदी औरत जिसके भाई कत्ल कर दिए हों, बेटे कत्ल कर दिए हों, वो साहिब हुकूमत जिसने उसके गले में उसके हाथों में रस्सी और जंजीरें बांध रखी, उसको कहे कि तेरी तो पेडिग्री क्वेश्चनेबल है। तो और अहले कुफा को जो दरबार में बैठे हुए थे उनको कहा कि तुम इससे डर रहे हो कि जो काबिल मजम्मत है उससे कोई डरा जाता है फ़कत जान के खौफ से। दरबार को आपने ऐसे फतह किया कि इब्न ज़ियाद को मुँह उठाने का मौका नहीं मिला। फिर आप शाम के बाज़ार में पहुंची, वहाँ आपकी तकरीरें, और शाम के दरबार में जो तकरीर है जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की जो यजीद के मद्दे मुकाबिल है, तो उसने कहा कि ये कौन औरत है जो बहुत फ़ख्र और गुरूर अपने अंदर रखती है। तो लोगों ने कहा कि ये ज़ैनब बिन्ते अली हैं, ये हैं नवासी रसूल, बड़ी नवासी पैगम्बर की।
तो फिर कहा कि ख़िताब जनाब ज़ैनब सलाम, उसने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के चेहरे जो सर काट कर तश्त में इसको पेश किया गया तोहफे में। अब ये देखिए कि ये एक हालत हो गई थी ममलिकत इस्लामिया के नाम पर बैठने वाले जल्लादों और जाबिरों की, कि जिन्होंने इस्लाम का बुर्का तो ओढ़ लिया था, इस्लाम उनके अंदर दाखिल नहीं हुआ था। और कुरान मजीद ने सूरह हजरात में कहा है इस्लाम इनके अंदर दाखिल नहीं हुआ। तो इमाम हुसैन इस्लाम के चेहरे पर छड़ी से मार रहा था और कहता था अबू अब्दुल्ला हुसैन तुम्हारे दांत कितने खूबसूरत हैं। ये मंज़र जनाब ज़ैनब बहन की आँखों के सामने, बेटियाँ हैं उनकी आँखों के सामने, एक बेटा है इमाम ज़ैनुल आबिदीन और तमाम ख़ानदान की ख़वातीन। अभी देखिए कि और कुर्सी नशीनों से दरबार भरा हुआ है, लोग कुर्सियों पर बैठे हैं, डिप्लोमेट्स हैं, बाहर के लोग हैं, और ऐसे में रस्सी में बांध कर घसीट कर जनाब ज़ैनब का उस वक्त क्या उनकी हालत होगी। लेकिन तारीख़ की मैं कहती हूँ कि वो सबसे ताकतवर तरीन तकरीर है जिसने साहिब हुकूमत को उसके कर्रो फर से उतार कर ज़मीन बोस करके रख दिया। आपने यजीद को कोई बादशाह या हुकूमत या खलीफा कहकर ख़िताब नहीं किया, कहा यबनत तुलक़ा, ए आज़ाद करदा ग़ुलाम के बेटे। और ये आपने किस तरफ रेफरेंस दिया? फ़तेह मक्का पर। पैगम्बर अलैहिस्सलाम ने जब मक्का फ़तह किया तो आपके साहब ने कहा कि हम कत्लेआम शुरू कर दें, इन्होंने हमें बहुत सताया था, किस तरह हमें निकाला, किस तरह हमें घरों से, फिर बदर लड़ी, ओहद लड़ी, खंदक लड़ी। पैगम्बर ने आम माफ़ी का ऐलान किया, सारों को आज़ाद कर दिया और अबू सुफियान को खुसूसी प्रिविलेज दिया कि न सिर्फ ये कि उसको माफ़ किया, उसकी तो कितनी जराइम थे, माफ़ किया, और उसके घर में भी उसकी तारीफ़ क़ल्ब के लिए कि जो उसके घर में जाकर बैठ जाएगा उसके लिए भी माफ़ी है। तो एक तरह से ग़ुलामी की कैफियत है, माफ़ करने वाला, आज़ाद करने वाला। तो जनाब ज़ैनब ने अपने नाना के उस एक्ट को उस दरबार में दोहराया कि तुम तो आज़ाद करदा, मेरे नाना के आज़ाद करदा ग़ुलाम के बेटे हो, और तुमने आज आले मोहम्मद का ये हाल किया कि ज़मीन और दश्त और सहरा उनके खून और गोश्त से बिखरे हुए हैं, और तुम इस दरबार में बैठकर उनकी आल का और उनके लाए हुए पैगाम का मजाक उड़ा रहे हो। यजीद ने कहा कि कोई फ़रिश्ता नहीं आया, कोई वही नहीं उतरी, कोई किताब नहीं आई, आले मोहम्मद ने फ़कत अपने इक़्तिदार के लिए ये ढोंग रचा रखा था। अभी वती इस 61 हिजरी में कोई आकर ये कहे कि फ़रिश्ता नहीं आया, किताब नहीं उतरी, पैगम्बर की शरीयत नहीं थी और नबी नहीं था, तो ये कितना बड़ा चैलेंज उसने थ्रो कर दिया। और आप ये देखिए इस चैलेंज का मुकाबला किसने किया? इस चैलेंज का मुकाबला दो हस्तियों ने किया, जनाब ज़ैनब और जनाब इमाम ज़ैनुल आबिदीन। और बिलाशुबा ये मकाम उन्हीं को हासिल है, कितने बड़े चैलेंज का सामना वही कर सकते हैं। हम गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। नाज़रीन मुझे एक ब्रेक की तरफ जाना है, ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद आपको ज्वाइन करते हैं, हमारे साथ रहिए। शहबानो साहिबा हमारे साथ मौजूद है, गुफ्तगू का सिलसिला आगे बढ़ाएंगे। आप हम बात कर रहे थे कि जनाब ज़ैनब की जानिब से जो तकरीर की गई और जिस तरह से आपने कहा कि उन्होंने शुजाअत और हिम्मत का मुजाहरा किया, तमाम मजमे में आवाज़ बुलंद करके जो उन्होंने तकरीर की, बिलाशुबा इसकी मिसाल नहीं मिलती। देखिए जब आपने उस चैलेंज को कबूल किया कि फरिश्ता नहीं आया और किताब नहीं उतरी, तो जो जवाब फिर आपने उसको दिए और जिस तरह आपने अल्लाह की वहदानियत और पैगंबर की शरीयत और उसके सामने जवाबदेही के कॉन्सेप्ट को दोबारा ऐसे पेश किया कि जब तुम अल्लाह के सामने हाजिर होगे तो उस वक्त तुम जवाब देना पैगंबर के सामने कि तुमने उनके औलाद को जिस जुल्म के साथ भूखा और प्यासा रखकर कत्ल किया, तो उस वक्त तुम्हारे पास क्या जवाब बनेगा। अच्छा, ये कॉन्वर्सेशन जो थी ना, ये तकरीर जो थी, ये तकरीर अहले मजमा सुन रहे थे। और अहले मजमा मैंने आपसे कहा कि बहुत सारे मुल्कों के सफ़रा बैठे हुए थे जिनका पैगंबर के ख़ानदान के साथ कोई, चूँकि वो गैर मुस्लिम थे, कुछ इतना राब्ता नहीं था, वो जानते नहीं थे। ये बातें सुनकर वह हैरान रह गए और ये हैरानी उनको इस सवाल करने पर मजबूर करने लगी कि यजीद, क्या ये तुम्हारी पैगंबर की औलाद है? क्या तुमने अपने पैगंबर के बेटे को कत्ल कर दिया? क्या तुम्हारे यहाँ यही दस्तूर राइज होता है? क्योंकि हम अगर मुसलमानों के अलावा दूसरे जो मज़ाहिब हैं उसमें ये देखते हैं कि उन लोगों ने अपने पैगंबरों की औलादों या उनकी विरसे की बहुत ज़्यादा तक़द्दुस और एहतराम किया है। तो यहाँ पर उनके लिए ये हैरान कुन बात थी, और ये हैरान कुन बात दरहकीकत बनी उमैया के चेहरे पर से नकाब खींचने के लिए भी काफ़ी थी कि उनके पेश नज़र इस्लाम अहमियत नहीं रखता, उनके पेश नज़र इक़्तिदार और हुकूमत पेश नज़र रखती है। देखिए जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ जिस तरह शरीक सफ़र हैं, जब करबला में 4 मुहर्रम से घेरने लगे ना इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम को,
फ़ौज पे फ़ौज, दस्ते पे दस्ता आने लगा। तो आप सारे मामलात पर आपकी नज़र थी। शरीकतुल हुसैन यानी आप उस जंग के माहौल में भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ बराबर की उस मामलात को जानने वाली, और उसमें आपके मशवरे और आपकी हैसियत जो है वो बड़ी इम्पॉर्टेंट है। और उसके बाद जो खैर बहरहाल आपने पूरे काफ़िले को लीड किया, तो आपने ये आने वाले काफ़िलों और ये जो लश्कर पे लश्कर आ रहे थे इस पर बड़ी तशवीश का इजहार किया, क्योंकि आपको नज़र आ रहा था कि ये मामलात किस टर्न, कौन सा टर्न लेंगे। तो उस वक्त आपने अपने भाई से कहा कि भाई क्या हम किसी को नहीं बुला सकते। आप ये देखिए एक औरत की शुजात, यानी बजाय इसके कि वो कहती कि भाई हम को कॉम्प्रोमाइज़ कर लें और यहाँ से निकल लें, बिल्कुल है ना, बिल्कुल। आप कह रही हैं भाई हम डटे रहना, हाँ हम किसी को नहीं बुला सकते कि हमें तो आखिर मुकाबला तो हमने करना है, तो हम किसी को बुला लेते हैं। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने इस वक्त इरशाद फरमाया कि बहन ये तो मौत का सौदा है, हम किसको बुलाएं कि हमारे लिए अपनी जान कुर्बान करे। तो फिर सोचने लगे दोनों बहन भाई, तो फिर कॉन्सेंसस हुआ कि हम हबीब इब्न मज़ाहिर को बुला लेते हैं। जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर की बड़ी अजीब तारीख़ है। जनाब मज़ाहिर साहबी रसूल के आप फ़र्जंद हैं, और मदीने में आपकी ये कैफियत थी कि जब इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम जो छोटे से बच्चे थे तो वो जब रास्ते में चलते थे तो हबीब उनके पैरों की मिट्टी उठाकर अपने सर में डालते थे। तो पैगम्बर अलैहिस्सलाम जब इस रवैये को हबीब के देखते थे तो कहते थे मज़ाहिर का बेटा मेरे बेटे पर अपनी जान कुर्बान करेगा। और इब्न ज़ियाद ने तो कर्फ्यू लगा दिया था कूफे में, और जितने लोग जो सस्पेक्टेड थे कि वह इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मदद करेंगे और उनके हामी हैं, 4000 से ज़्यादा लोग जेलों में बंद कर दिए गए थे और बाकी लोग कत्ल कर दिए गए। और मुस्लिम और जनाब मुस्लिम इब्न अकील और हानी इब्न उरवा की लाशें कूफे की गलियों में घसीटी जा रही थी। इस टेरर की हालत में जनाब हबीब इब्न मज़ाहिर का एक पोशीदा जगह पर अपने आप को महफूज करना उस मारिके के लिए जिसकी खबर आपको पैगंबर पहले ही दे चुके थे। और जब वो कासिद पहुंचा और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने जिस तरह आपको तलब किया, बहरहाल एक मौजज़ाना कैफियत है कि किस तरह हबीब वहाँ पहुँचे। तो जैसी खबर आती है कि हबीब आ गए तो जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा की आप ये देखिए कि एक उनकी जो एंथुजियाज़म है, आपने आने वाले मुजाहिद के हौसले को बढ़ाने के लिए जनाब फ़िज़ा से कहा कि हबीब को मेरा सलाम भेजो। और जनाब ज़ैनब का मकाम देखिए, आपका स्टेटस देखिए, आप जनाब पैगंबर की नवासी हैं, आप जनाब अली मुर्तज़ा की बेटी हैं, आप कूफे शहर में की सबसे बड़ी आलिमा और मुहद्दिसा के तौर पर आपने दर्स कुरान, आपसे बड़ा उस दौर में ख़वातीन में कोई आलिम नहीं है। और इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की बहन है, 2 इमामों की बहन है, एक इमाम की बेटी है, एक पैगंबर की नवासी हैं। ज़रा तसव्वुर कीजिए किस हैसियत की खातून है। लेकिन आने वाले इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ शरीक होने वाले मुजाहिदों के हौसले को बुलंद करना और अपने मकाम पर डट कर मुकाबला करने की जो आपके अंदर एंथुजियाज़म है, आपने कहा हबीब को मेरा सलाम करो। और जब हबीब ने मज़ाहिर को सलाम पहुँचाया तो हबीब ने अपने सर से वो टोपी और जो सर पे रखते थे उसको उतार कर ज़मीन पर फेंक दिया और कहा कि क्या ये वक्त आ गया आले रसूल पर कि नबी की बेटी मेरे सलाम भेजती। तो आप ये देखिए कि फिर जनाब ज़ैनब सलामुल्लाह अलैहा ने इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम के साथ मैदान पर वो नज़र रखी है कि एक भी चीज़ आपके नज़रों से ओझल नहीं होती। नवी मुहर्रम की वो शाम जब आपने देखा कि फ़ौजें उमड़ती चली आ रही हैं, जैसे दरिया की और समंदर की मौजें उमड़ती चली आ रही हैं, और आपके भाई बाहर खैमे के बाहर बैठे हुए हैं और आपने ज़ानों पर अपना सर रखकर किसी सोच में गुम हैं और हाथ कब्ज़े तलवार पर है। जनाब ज़ैनब ने खैमे के पर्दे के साथ खड़ी हुई भाई के पीछे खड़ी थी। आते हुए लश्कर देखा तो आपने भाई को आवाज़ दी, उन्होंने कोई तवज्जो नहीं दी, यहाँ तक कि आपने अपने भाई के कंधे को हिलाया और कहा कि भाई वो देखो। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने वो आती हुई फ़ौजों का मंजर देखा तो कोई इम्प्रेशन नहीं किया। आप इस भाई और बहन की इस तहरीक को मुलाहिज़ा कीजिए। ऐसे नहीं कहा रसूल ने कि हुसैन मिन्नी व नाम मिनल, और ऐसा ही नाम ज़ैनब नहीं रखा अपने बाप की जीनत, वो शुजाअत और दिलेरी जो जनाब अली मुर्तज़ा के केमिस्ट्री के अंदर थी वो पूरी की पूरी जनाब ज़ैनब के अंदर ट्रांसफ़र हुई। भाई की कंधे पे मुलाकात कहा वो देखो सामने लश्कर। तो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम ने कोई इंप्रेशन नहीं लिया, तो बहुत नरमी से बहन से कहा कि बहन मैं नाना से बातें कर रहा था। सुभान अल्लाह। उस कैफियत में नींद की मैं अपने नाना से बातें कर रहा था। तो जनाब ज़ैनब ने कहा कि भाई वो लश्कर आगे बढ़ रहे हैं। तो आपने फिर अपने भाई जनाब अब्बास को आगे जाकर देखो कि लश्कर अभी शाम का वक्त है, लड़ाई तो सुबह के वक्त में होती है। आप ये देखिए कि उस वक्त भी इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम और जनाब ज़ैनब अलैहिस्सलाम सलामुल्लाह अलैहा के शुजाअत हौसले बुलंद थे, लश्कर को सामने पाके भी कोई उनके अंदर खौफ की और
ऐसी कोई स्ट्रीक हमें नज़र नहीं बिलाशुबा यही बहादुरी और शुजात की मिसालें हैं जो कि हमें सिर्फ और सिर्फ करबला के मैदान से ही मिलती हैं, और बहुत सारे ऐसे पैगामात जो कि करबला के मैदान से ही हमें मिलते हैं। ज़रूर इस सिलसिले का आगाज़ कल यहाँ से ही जोड़ेंगे। अभी प्रोग्राम का वक्त जो अपने इख्तिताम को पहुँच रहा है। आपका बहुत बहुत शुक्रिया आपके कीमती वक्त के लिए। नाज़रीन, कल हम इस सिलसिले का आगाज़ दोबारा से यहाँ से ही करेंगे। प्रोग्राम का वक्त इख्तिताम को पहुँचे। अपना ख्याल रखिएगा। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।